पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत ने अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों के समूह के खुलासों के आधार पर दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो चुनाव जीतने के लिए इजरायल की एजेंसियों की मदद ले रहे हैं और सीधे तौर पर विदेशी मदद से देश में चुनावों को प्रभावित कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समूहों के पत्रकार समूहों ने दावा किया है कि इजरायल के कॉन्ट्रैक्टर्स ने दुनिया के 30 चुनावों को प्रभावित किया है। इसका अहम हथकंडा है झूठ फैलाना। भारत में भी इन एजेंसियों के निशान मिले हैं और ऐसा बिना सरकार की सहमति से नहीं हो सकता है। सुप्रिया श्रीनेत का यह भी कहना है कि झूठ फैलाने का इनका तरीका बीजेपी आईटी सेल से मेल खाता है। सुप्रिया श्रीनेत ने एक एग्जाम्पल भी दिया है और उदाहरण देते हुए कहा है कि किस तरह बीजेपी का आईटी सेल अपने विरोधियों के लिए गलत खबरें फैलाता है। आइए जरा सुन लेते हैं चर्चा जो हम कर रहे हैं दोस्तों। आज एक बड़ा खुलासा आप सब जानते हैं कि एक बीबीसी का खुलासा हुआ था, एक डॉक्यूमेंट्री आई है, उसके बाद बीबीसी के दफ्तर पे छापे, उसके बाद एक खुलासा और हुआ, वो हिंडनबर्ग का खुलासा था जिसमें अडानी जो हैं उनके यहां कोई छापा उपा कुछ नहीं पड़ा, अभी तक कोई ईडी नहीं, आईटी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अडानी साहब की चर्चा खूब हो रही है और अडानी के नाम पर ही, क्योंकि उनका नाम राहुल गांधी जो कांग्रेस के सांसद हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने सदन में जब वो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने ले लिया था और आरोप लगाए थे, गंभीर आरोप लगाए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी के ऊपर। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी को नोटिस थमा दिया गया विशेषाधिकार हनन का और उसका जवाब कल रात को राहुल गांधी ने दे दिया है। 200 से ज्यादा पन्ने का बताया जा रहा है कि वो जवाब है जिसमें बहुत सारे तथ्य हैं। वो तमाम बातें अभी तक मीडिया के जरिए हम तक या किसी और सोर्स के जरिए हम तक नहीं पहुंचे हैं। वो तथ्य क्या कुछ लिखे हैं राहुल गांधी उसमें, लेकिन राहुल गांधी जो सोर्सेस कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी बातों पर जो बातें उन्होंने कही है उस पर अडिग रहने की बात वहां लिखी है। खैर, ये बात चूंकि राहुल गांधी की बात भी इसलिए क्योंकि एक तरफ अदानी का मामला आ रहा है और अदानी के मामले को लेकर ही ये विशेषाधिकार हनन की बात है। तो एक अदानी, एक बीबीसी और उसके बाद ये इजरायली कंपनी, और ये कंपनी जो है वो 30 राष्ट्रों के, 30 देशों के चुनावों को प्रभावित कर चुकी है जिसमें हिंदुस्तान भी है। जरा वो मैप लेकर आइए स्क्रीन पर। और ये रिपोर्ट, हम बीबीसी की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट आई है द गार्जियन में। और जरा गार्जियन में जो रिपोर्ट है ये टीम जॉर्ज JORGE, एक्चुअली इसे इजरायली में होहे कहा जाता है। ये टीम होहे है, ये एक्सपोज्ड बाय अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो है टीम होहे यूनिट एक्सपोज्ड बाय अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन, ये क्या है आप भी शायद इस वक्त थोड़ा सा सोच में पड़ गए होंगे कि आज बात क्या हो रही है। बात जो है बहुत गंभीर है और उसी की चर्चा हम करने जा रहे हैं। और ये जो पीले रंग से जो रंगे हुए कंट्रीज दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, इन येलो रंग वाले जो हैं उसमें एक आप देखिए भारत का नक्शा भी दिखाई दे रहा है। यानी चुनावों को प्रभावित, जिन 30 राष्ट्रों के चुनावों को प्रभावित किया गया है उसमें भारत भी है। ये दावा है। 30,000 से ज्यादा लोग इस कंपनी में काम करते हैं। प्राइवेट कंपनी है जो 20 साल से काम करती है। टीम होहे के नाम से ये कंपनी चलती है और इनका जो करता धरता है उनका नाम हन्नान है। और उनकी तस्वीर थोड़ा ऊपर लेके आइए, उनकी तस्वीर भी है यहां पे इसी में। इसको थोड़ा ऊपर दिखाइए जरा। हाँ, ये जो है ये साहब है, मेन करता धरता है। खैर, इन सब पे बात करेंगे, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत क्या कुछ कह रही हैं जरा उसे सुन लेते हैं। और ये जरूरी था कि इजराइल की जो ये जासूसी विंग है, प्राइवेट कंपनी है, ये हिंदुस्तान में क्या कुछ कर रही है इस पे और भी सुनेंगे। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत क्या कुछ कह रही हैं सुनिए। अंतरराष्ट्रीय साजिश की बात करते हैं, वो देश में रहकर देश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय ताकतों से मिलकर साजिश कर रहे हैं और उसका पर्दाफाश लगातार हो रहा है। जैसा कि पवन जी ने कहा, शुरुआत कैम्ब्रिज एनालिटिका से हुई थी और कैसे उसने भाजपा के लोकसभा 2014 और 5 राज्यों में भाजपा की सहायता करी थी। फिर पेगासस का मामला सामने आया जिसमें विपक्ष के बड़े नेताओं पर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के इर्द गिर्द, इलेक्शन कमिश्नर्स के आसपास और अपने ही लोगों पर जासूसी कराई गई।
और अब ये जो नया मामला सामने आया है, ये एक बड़ी खबर है और ये खबर बताती है, ये एक कंसर्टेड एफर्ट था जिसका एक्सपोजे इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने किया है। और कुछ भी कहने से पहले मैं लिखकर दावा कर सकती हूं कि इसको भी अंतरराष्ट्रीय साजिश बोला जाएगा, लेकिन इसमें क्या पता चला है वो जानना और समझना बहुत जरूरी है। ताल अनान 50 वर्षीय एक इजरायली स्पेशल फोर्स के ऑपरेटिव हैं। उनका यह दावा है और यह सारी जो रिपोर्ट आई है वो अंडर कवर 8 महीने की कड़ी मेहनत, अंडर कवर रहने के बाद फिजिकल मीटिंग्स, ऑनलाइन मीटिंग्स, क्या दावे किए गए, उसकी क्या पुष्टि हुई, अकाउंट्स कैसे ट्रैक हुए, उसके बेसिस पर आई है। तो नटशेल में अगर संक्षिप्त में मैं आपको बताऊं तो इजराइल के कॉन्ट्रैक्टर्स की एक टीम है जो ये दावा करते हैं और इस रिपोर्ट का ये दावा है और उन्होंने पुष्टि भी करी है कि उस दावे में सच्चाई है कि कभी करीब 3 इलेक्शंस, विश्व भर के 30 बड़े चुनावों में इन लोगों ने हस्तक्षेप किया है। वो हस्तक्षेप हैकिंग के माध्यम से है और उससे ज्यादा वो हस्तक्षेप झूठ के माध्यम से है। झूठी खबरें फैलाना, प्रतिद्वंदियों का कैरेक्टर असैसिनेट करना, एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन करना, फेक न्यूज फैलाना, अलग अलग तरह के बॉट्स बनाना, ये सारे काम ये इजरायली फर्म कर रहा है। इसके फुटप्रिंट इंडिया में भी मिले हैं, इंडिया में भी इसका इस्तेमाल किया गया और आपको सबको पता है कि बिना सरकार की सहमति हुए इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो इंडिया में भी इसके फुटप्रिंट मिले हैं, कह रही हैं सुप्रिया सुरनेत। और पवन खेड़ा भी इसी मसले पर आज बीजेपी पर हमला करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र को भारत की ही सत्ताधारी पार्टी द्वारा हाईजैक किया जा रहा है। देश के लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए इजराइल की एजेंसी की मदद ली जा रही है। ये हिंदुस्तान में बैठकर दूसरे देशों के साथ मिलकर भारत के लोकतंत्र के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ये बात कह रहे हैं पवन खेड़ा, जरा सुन लीजिए। किस तरह से भारत के लोकतंत्र को हाईजैक किया जा रहा है भारत की ही रूलिंग पार्टी द्वारा। ये उदाहरण हर प्लेटफॉर्म पे आपको दिखते हैं और विडंबना इस बात की है कि बीबीसी ने कुछ छाप दिया या कोई फिल्म बना दी तो साहब विदेशी लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं। विदेश में जाकर अपनी ही देश की निंदा करने वाले प्रधानमंत्री को तब शर्म नहीं आती जब वो बाहर जाकर अजीब अजीब बातें करते कि शर्म आती थी इस देश में पैदा होते। और उसके बाद देश में सोशल मीडिया पर देश के चुनावों को, देश के लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए आप इजराइल की एजेंसीज को बुला लेते हैं, तब आपको शर्म नहीं आती। तब देश के लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है, तब विदेश से कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा क्योंकि आप कर रहे हैं। पेगासस के वक्त आपको तब नहीं याद आता कि आप विदेश की सहायता लेकर अपने ही देश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के फोन्स को हैक करा रहे हो। यह एक खतरनाक दौर से हम गुजर रहे हैं जिसमें देश वाकई खतरे में आ गया है, देश का लोकतंत्र खतरे में आ गया है। और ये जो बार बार दुहाई देते हैं कि साहब फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, ये हिंदुस्तान में सरकार में बैठकर फॉरेन की कंट्रीज के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ। जी, तो एक बहुत गंभीर, बहुत बड़ा आरोप है कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर। और कांग्रेस ने बीजेपी पर यह बड़ा आरोप ऐसे वक्त में लगाया है दोस्तों जब बीबीसी पर कार्रवाई को लेकर पहले ही मोदी सरकार पर दुनिया भर से उंगलियां उठ रही हैं। दुनिया के कई बड़े मीडिया संस्थानों ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। इधर G20 की अध्यक्षता के कारण दुनिया की नजरें पहले से ही भारत पर टिकी हुई हैं। वैसे भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने के कारण अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की उम्मीदें भारत से ही की जाती हैं। ऐसे में अगर यह आरोप लगे कि इजरायली एजेंसी की मदद से तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बीजेपी आईटी सेल गलत खबरें फैलाकर विरोधियों की छवि बिगाड़ रहा है और इससे चुनावों पर असर डाल रहा है, तो यह न मोदी सरकार के लिए अच्छी बात है न ही देश के लिए। वैसे आपको बता दूं कि इजरायल की इस एजेंसी का पर्दाफाश दुनिया के कई पत्रकारों ने एक साथ खोजबीन करके किया है, जैसा कि अभी सुप्रिया सुरनेत को आप सुन रहे थे। आरोप है कि टीम जॉर्ज, जिसे होहे प्रोनाउंस किया जाता है, टीम होहे,
कि कोड नेम से इजरायली एजेंसी कम से कम 30 देशों में अपने जाल को बिछाई हुई है और इसके लोग जासूसी से लेकर चुनाव प्रचार तक सारे काम में मदद करते हैं और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ये सक्रिय हैं। इजरायल की मदद से चुनाव प्रभावित करने का बड़ा आरोप कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया है। अडानी और बीबीसी विवाद के बाद अब इजरायल से बीजेपी की साठगांठ का ये मसला किस तरह देश की सियासत को बदलता है, कैसे सियासी रुख को पलटता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबकी नजरें भी टिकी हुई हैं, लेकिन उसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यहां और रखती हुई नजर आई सुप्रिया सुरनेत्र, जिसमें कह रही थी कि सोशल मीडिया जो फॉलोअर्स हैं पीएम मोदी के 60% फॉलोअर्स फर्जी हैं, 18,000 ट्विटर अकाउंट्स फर्जी हैं। ये जरा क्या कुछ कह रही हैं, गंभीर आरोप है। अगर 60% प्रधानमंत्री के फॉलोअर्स फर्जी हैं तो यह बहुत गंभीर मसला है। और क्या यह फर्जी अकाउंट के जरिए देश में कुछ और चल रहा है? जरा सुन लेते हैं सुप्रिया सुरनेत्र क्या कुछ कह रही हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारे साथ जुड़े हुए तमाम वरिष्ठ साथियों से कि क्या कुछ देश में चल रहा है और ये एक बहुत बड़ा विस्फोट है क्या, जो कुछ हम यहां लिख भी रहे हैं कि एक और विवाद में फंसी बीजेपी। तो अडानी और बीबीसी के बाद ये इजरायली कंपनी टीम होहे क्या कुछ कर रही है और उसका हिंदुस्तान में, चूंकि आज चुनाव हो रहा है और आज से 2023 के चुनाव की शुरुआत है। आज त्रिपुरा में 4 बजे तक मतदान समाप्त और उसमें 81% से ज्यादा, 4 बजे तक 81% की बात थी और आप जानते हैं कि 2 घंटे तक वो प्रतिशत जो है उसकी काउंटिंग बढ़ती जाती है। तो लगभग आप मान के चलिए कि 85 से 90% का मतदान, क्या ये खतरे की घंटी है वहां सत्तारूढ़ दल यानी बीजेपी के लिए? बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन पहले ये क्या कुछ कह रही हैं सुप्रिया सुरनेत्र, सोशल मीडिया पर कैसे फर्जीवाड़ा चल रहा है उसके बारे में। मैं आपके सामने कुछ तथ्य बता देना चाहती हूं, क्योंकि इसको सिर्फ सरसरे तौर पर यह कह देना कि हम किसी रिपोर्ट के आधार पर यह बात कर रहे हैं, यह सर्वथा गलत है। हमने एक पैटर्न देखा है, उस पैटर्न को आपके सामने 2 एग्जाम्पल्स जो रीसेंट है उससे बताया, ऐसे तमामों एग्जाम्पल्स हैं। इस देश के प्रधानमंत्री, और ये हमारा डेटा नहीं है, ये ट्विटर का डेटा है, इस देश के प्रधानमंत्री के 60% फॉलोअर्स जो है वो फर्जी हैं। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। आईटी डिपार्टमेंट 60% इंस्टाग्राम पे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स के लगभग 16 मिलियन खाते नकली हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि करीब 18,000 ट्विटर अकाउंट बीजेपी के फेक न्यूज फैलाते हैं। 18,000 ट्विटर अकाउंट है जो उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं। ये किसके ट्विटर अकाउंट है? ये किसने खोले? ये कौन संचालित कर रहा है? ये बीजेपी के फेक न्यूज सरगना टीम फैला रही है या ये इजराइल की कंपनी इनकी मदद कर रही है? ये तो बताना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है, जो आपने पूछा हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि सरकार अपनी चुप्पी तोड़े। आप पेगासस पर भी चुप रहेंगे, आप इस पर भी चुप रहेंगे, तो आपकी भूमिका क्या है लोकतंत्र को बचाने की? मुझे लगता है चुनी हुई सरकार लोकतंत्र की प्रहरी होनी चाहिए। आपके ऊपर आक्षेप बहुत गंभीर लगा है। आपके ऊपर आक्षेप लगा है कि जिन 30 देशों में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ एक कंपनी कर रही है, उसमें से एक हिंदुस्तान भी है। हिंदुस्तान की सरकार के पास ये लिबर्टी नहीं है कि वो चुप रहे ना, ये लग्जरी है। हिंदुस्तान की सरकार को जवाब देना पड़ेगा, और जवाब इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि फेक न्यूज फैलाने में ये एजेंसी भले आपकी मदद करे, फैलाने का काम आपका तंत्र भी उतना ही बखूबी से करता है। और जैसा कि पवन जी ने कहा कि अफवाह को एक तरह से आप मिलिटराइज कर रहे हो उस अफवाह को, आप किसी रूमर को, किसी अफवाह को एक तरह से वेपनाइज कर रहे हैं, और उसके चलते बहुत सारी दुष्परिणाम देख रहे हैं हम समाज में। तो इस पर सवाल कैसे नहीं पूछा जाएगा? दिस इंपैक्ट्स इंडियाज इलेक्टोरल प्रोसेस डायरेक्टली एंड देयर शुड बी अ प्रोब। तो सवाल कैसे नहीं पूछा जाएगा? क्या एक और विवाद में फंस गई है बीजेपी? आइए इसी सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं। और 3 बाइट आपने सुन ली यहां पर, और द गार्जियन की रिपोर्ट को भी हमने आपको दिखा दिया, उसमें क्या कुछ है और किन किन देशों में मैप के जरिए गार्जियन ने ही उस मैप को साझा किया है, उसके जरिए ये बताने की कोशिश कि ये जो 30 देश हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें से भारत भी है।
चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं हमारे साथ में। स्वामी साहब नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं। हिंदुस्तानी जी आपको स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे साथ प्रेम कुमार जी सीधे जुड़े हुए हैं, दिल्ली की गलियों में चक्कर लगा रहे हैं, शायद इस वक्त कार में हैं और कनॉट प्लेस से शायद अपने घर की ओर जा रहे हैं। प्रेम कुमार जी आपका स्वागत है। दिल्ली की चर्चा खूब होती है और इसलिए दिल्ली दिल वालों की है कहते हैं, उसमें भी सेंटर में आप हैं, तो क्या कुछ चल रहा है आपसे समझेंगे। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी भी दिल्ली से ही जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे 2 और साथी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका स्वागत है। और स्वागत है आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले इस कार्यक्रम में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। और चर्चा बहुत गंभीर है, इसलिए गंभीर है क्योंकि गंभीर आरोप कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए हैं। और क्या ये एक और बड़ा घोटाला है, एक और विवाद है जिसमें फंसने वाली है बीजेपी या फंस चुकी है, क्योंकि ये टीम होहे JORGE, टीम जॉर्ज, जिसको हम अंग्रेजी में प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी वाले लोग भी होहे कह रहे हैं, और इसलिए क्योंकि ये हिब्रू में शायद, इजरायली में शायद यही बोला जाता हो। और सीधा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। चुनाव की चर्चा हमारे देश में जब भी होती है प्रशांत टंडन जी, तो EVM की चर्चा होती है, लेकिन यहां तो टीम होहे की चर्चा होने लगी है। और आज से देखिए क्या दिन है, आज त्रिपुरा में 2023 का जो 9-10 राज्यों में चुनाव, 9-10 इसलिए कहता हूं क्योंकि 10वां राज्य हो सकता है कि कश्मीर हो जाए, जम्मू कश्मीर हो जाए, तो 9-10 राज्यों में से 3 राज्य में चुनाव की घोषणा, उसमें से पहले राज्य में आज चुनाव यानी मतदान संपन्न करवा लिया गया है। जिस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं शायद आखिरी पंक्ति के कुछ लोग बचे होंगे और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे होंगे। ऐसे में चुनाव की खबर आ रही है, और यह कि इजरायली जासूसी कंपनी से भारत में भी जासूसी करवा करके, फेक न्यूज फैला करके, लोगों के सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म को हैक करके यहां चुनाव को जो है वो मैनिपुलेट किया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी कहती है कि वो बीजेपी के लोग ऐसा कर रहे हैं। इस आरोप में कितना दम, और दूसरी बात यह कि जो कुछ चल रहा है थोड़ा टेक्निकली बताने की कोशिश करें। जी, तो राजीव जी पहले बताते हैं कि ये टीम होहे या हन्नान, जिनका तस्वीर आपने दिखाया, इनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है और क्या कर रही है, और अभी क्या हुआ है। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो इस खबर के आने के बाद फेसबुक ने इनके बॉट्स को ब्लॉक कर दिया है, और इनके हजारों बॉट्स हैं, 30,000 बॉट्स हैं। बॉट्स एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एकदम ह्यूमन की तरह काम करता है। और आप लोगों के दर्शकों को मैं बता दूं, आप लोगों के फेसबुक में, ट्विटर में, व्हाट्सएप में अगर नोन लोग या कोई हीरो हीरोइन का फोटो लगा के, या किसी लड़की का फोटो लगा के, या बगैर फोटो के, या कार्टून लगा के कोई अकाउंट है जिसको आप फॉलो नहीं करते हैं, वो आकर आपको क्रिटिसाइज करता है या कुछ लिखता है उसमें, वो अमूमन वो बॉट होता है। यानी वो कंप्यूटर प्रोग्राम है, वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, उसको प्रोग्राम किया गया है। और ये बॉट गाली देने का भी काम करता है। ये आपको आके एंटी नेशनल भी कहेगा। तो अगर BBC के उस पे आपकी कोई पोस्ट सोशल मीडिया पे है और ऐसे अननोन अकाउंट आपको आके एंटी नेशनल कह रहे हैं या BBC को एंटी इंडिया बता रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि इसमें बहुत ऐसे ही बॉट्स होंगे जिसको टीम हन्नान या टीम होए चला रही थी या चला रही है। हम अभी जानते नहीं है कि वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुके हैं या कितना उन्होंने अपने आप को मल्टीप्लाई यहां पे कर लिया है। अब ये क्या काम कर रहे थे? समाज में नफरत फैलाने का काम। और मैं अभी एग्जांपल भी दूंगा फेसबुक का ही। उसके बाद ये पॉलिटिशियंस को या पब्लिक फिगर्स को बदनाम करने का या उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करने का, उनका चरित्र हनन करने का सोशल मीडिया के जरिए ये काम भी करते हैं।
और ये काम बड़ी लंबी चौड़ी फीस के साथ हो रहा है। इसमें अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ है स्टोरी में, लेकिन इनकी बातचीत चली है कैम्ब्रिज एनालिटिका से भी। कैम्ब्रिज एनालिटिका वो कंपनी जिसको फेसबुक ने ब्लॉक किया था, वो कंपनी जिसने अमेरिका के इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी जी। जो अभी इन्वेस्टिगेशन आया उसमें 33 देशों के इलेक्शन को मैनिपुलेट या प्रभावित करने का इनका दावा आया है इन रिपोर्ट्स में, जो बहुत ही दुनिया के बहुत बड़े मीडिया हाउसेस और क्रेडिबल मीडिया हाउसेस ने किया है। ये इजराइल की कंपनी है, इजराइल के डिफेंस से इसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं या क्लोजली वर्क करती है। पेगासस जो जासूसी सॉफ्टवेयर था वो भी इजराइल से आया था। इजराइल और अडानी जी के डिफेंस के क्या संबंध है ये राहुल गांधी पार्लियामेंट में बता चुके हैं, तो मैं उसमें न जाकर आगे बताता हूं कि फेसबुक के जरिए कैसे करते। मैं एक एग्जांपल देता हूं जी। फेसबुक से कुछ वर्ष पहले, 2-3 साल पहले, 2 डेटा साइंटिस्ट ने इस्तीफा दिया, फ्रांसिस हेगन ने और सोफी जैंग ने। और इन 2 डेटा साइंटिस्ट ने फेसबुक से बहुत सारा डेटा निकाल कर पब्लिक डोमेन में डाल दिया। उसमें भारत के संदर्भ में चिंताजनक बात है, और दर्शकों को बता दें और आप लोगों को भी कि ये 2019 में भी ये कंपनी एक्टिव थी, जिसके की निशान मिल रहे हैं कि भारत में भी वो एक्टिव थी। 2019 में फेसबुक में क्या हो रहा था उसकी मैं एक बात आपको बताता हूं झलक के। फेसबुक की डेटा साइंटिस्ट सोफी जैंग ने की जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे भारत के बारे में, तो उन्होंने राजस्थान के अलवर में एक अकाउंट बनाया। हम जानते हैं कि फेसबुक हमारे 2000-3000 मित्र हैं, हमको 30, 40, 50 लोगों की ही पोस्ट उनके दिखाई देती है, जिसको लाइक करते हैं या वो हमारी पोस्ट को लाइक करते हैं या उसमें करते हैं। हमको 3000 की ये सारे मित्रों की पोस्ट नहीं दिखाई देती है। तो फेसबुक का एल्गोरिथम, फेसबुक का प्रोग्राम काम करता है, तो आपको पसंद है जहां आप बार बार जा रहे हो वही आपको लौट लौट के दिखाता है। इको चैम्बर है फेसबुक का। अलवर में एक अकाउंट बना, वो फेक अकाउंट बनाया गया फेसबुक के द्वारा ही। ये सोफी खुलासा किया था। वो फेसबुक अकाउंट किसी को फॉलो नहीं करता था, उस अकाउंट को कोई नहीं करता था, उस अकाउंट का कोई दोस्त नहीं था, उसने कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी को नहीं भेजी थी। अब उस अकाउंट की टाइम में पुलवामा से रिलेटेड या बालाकोट से रिलेटेड तमाम सारे वीडियोस आना शुरू। अकाउंट के 15 दिन के अंदर तो जाते हैं कि बालाकोट या पुलवामा वीडियोस कौन भेज रहा था 2019 के इलेक्शन के पहले, और किसको फायदा हुआ, और वो कहते थे वो एल्गोरिथम इसको अलाउ नहीं करता। ये एक झलक है कि ऐसी कंपनियां साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का, ओपिनियन मेकिंग बिल्डिंग का काम कर रही थी। अब भारत में कितना इन्वेस्टिगेशन है आगे बात की, लेकिन ये बहुत खतरनाक बात है, भारत के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। इलेक्शन इसमें कदम उठाने चाहिए, सरकार को कदम उठाने चाहिए, और ये फेसबुक को भी इसके बारे में कदम उठाने चाहिए, क्योंकि फेसबुक, व्हाट्सएप में सबसे ज्यादा फेक न्यूज और इस तरीके के प्रोपेगेंडा चलते हैं। राजीव जी। जी जी बिल्कुल। आपकी आवाज बाद में थोड़ी सी कट रही थी, जब दोबारा आपके पास आएंगे तो थोड़ा सा इसको और डिस्क्राइब कीजिएगा। कई सारे साथी लिख भी रहे हैं कि आवाज कट रही है और कट भी रही थी थोड़ा, शायद
देखिए, आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात रख रहे थे और आवाज कटने लगी, तो आजकल तो हर चीज में कहीं ना कहीं शक पैदा हो जाता है। प्रशांत टंडन जी, जो कुछ हो रहा है देश में उसको लेकर के कि आप कुछ खुलासा कर रहे हैं और आवाज कट रही है, तो क्या वहां भी इजरायली जासूसी हो रही है क्या, ये देखना होगा। वो आप अपने एंगल पे जरूर देखने की कोशिश कीजिए। लेकिन यहां एक गंभीर चिंता, गंभीर बात हम लोग कर रहे हैं, जो कांग्रेस ने एक गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी के ऊपर कि चुनावों को बीजेपी प्रभावित करती रही। और ये जो जिस एजेंसी, जिस कंपनी की बात हो रही है, ये 2 डिकेड यानी 20 साल से ये कंपनी, प्राइवेट कंपनी है, काम कर रही है। और हन्नान, ताल हन्नान जो है इसके ओनर हैं, मालिक हैं। और वो टीम होहे के नाम से, टीम JORGE, अगर इंग्लिश में पढ़ें तो इसको जॉर्ज पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जॉर्जे या जॉर्ज नहीं है, ये होहे है। और टीम होहे के नाम से अलग अलग, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे आपका व्हाट्सएप हो, चाहे आपका टेलीग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, हर चीज में ये बैठे हुए हैं, हर जगह बैठे हुए हैं। और पॉलिटिकली, सोशली, हर तरह से ये इनकी टीम जो है, वो इनके बॉट्स जो हैं, जिनकी बात कर रहे थे प्रशांत टंडन जी, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए ये बॉट्स हैं, 30,000 से ज्यादा बॉट्स, और 30 अलग अलग देशों में इनका काम है चुनावों को प्रभावित करना, समाज को प्रभावित करना, जिससे सत्ता पक्ष को या जो भी इनकी सुविधा ले रहा है, इनकी एजेंसी का फायदा उठा रहा है, उसको फायदा मिले। यह काम है इस कंपनी का। और क्या 2019 के चुनाव को प्रभावित किया गया था इस कंपनी के जरिए? क्या 2014 के चुनाव को प्रभावित किया गया था इस चुनाव के जरिए? यह सब कुछ एक बड़ा आरोप है, गंभीर आरोप है, जिसका खुलासा आज द गार्डियन ने किया है। और उसमें अगर जाएंगे तो उसी की तस्वीर हम लोग दिखा भी रहे थे। और उसमें इस कंपनी जो टीम होहे है, उस कंपनी के जो ओनर हैं ताल हन्नान, उनकी तस्वीर भी हम दिखा रहे थे आप लोगों को। आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, और आपसे भी समझना चाहूंगा, क्योंकि यहां डर, जब भी हम बात करते हैं, हमारे तमाम साथी, तमाम दर्शक जो देखते हैं इस कार्यक्रम को, बोलते हैं कि ईवीएम पे चर्चा कीजिए। ईवीएम जब तक है तब तक पता नहीं क्या हो जाता है, क्या होगा चुनावों को लेकर के। और ऐसी चिंता बनी रहती है उन तमाम लोगों को जो वोटर्स हैं। होनी भी चाहिए चिंता, क्योंकि हम आप जब भी वोट डालने जाते हैं तो कम से कम इतना तो रहता है, इतना सोच के आते हैं कि जिसको वोट डाला है उसी तक जाना चाहिए, भले उसको हमारा ही वोट क्यों ना मिले। लेकिन यहां ईवीएम से भी ऊपर कुछ और भी चल रहा है, और जिसके लिए दुनिया के तमाम अलग अलग पत्रकारों ने एक पूरी टीम बना करके इसका पर्दाफाश किया है, और उसमें भारत भी है। किस रूप में इस गंभीर आरोप को आप लेते हैं, और इसका चुनाव पर क्या प्रभाव अभी तक जो हुआ है? क्या कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए कहीं भी इसकी चर्चा नहीं हो रही है, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और तमाम चैनलों को देख लीजिए, कहीं भी इस बारे में बात नहीं, लेकिन बहुत गंभीर बात है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। इस देश के लोकतंत्र को, जैसा कह रहे थे पवन खेड़ा कि लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया गया है, क्या आपको लगता है कि सचमुच पवन खेड़ा का जो यह आरोप है यह सही आरोप है? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। महाभारत में पात्र था धृतराष्ट्र, उसने आंख में पट्टी बांध रखी थी और वो अंधा था और अपने पुत्र के किसी भी दोष को नहीं देखता था। उसने ऐसे ऐसे पात्र का सृजन किया था जिसमें शकुनी था, दुर्योधन था, दुशासन था। मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही है, इतिहास दोहरा रहा है। राजा बिल्कुल शांत बैठा है, और ये बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सोचने वाली बात है। जब देश में हंगर इंडेक्स में हम 107वें नंबर पे हैं, जब देश की 70% जनसंख्या जो है वो 5 किलो अनाज पे निर्भर है, जब देश में महंगाई बढ़ गई है जो भूतो न भविष्यति, जब बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, जब अग्निवीर जैसे कांड हो रहे हैं, जब 13 महीने तक किसान आंदोलन करते हैं और उनकी बात नहीं सुनी जाती है, उसके बावजूद अगर कौरव पक्ष जीतता है तो इसके पीछे ये बात तो सच थी, कि ऐसा हो कैसे रहा है। देखिए, वास्तविकता में जिस प्रकार का जहर घोला गया है, ये रिपोर्ट आती या ना आती, लेकिन ये प्रश्न चिन्ह तो हर राष्ट्र प्रेमी और भारत को प्यार करने वाले के दिमाग में था। जब इतनी अर्थव्यवस्था की दुर्गति हो गई है, जब सामाजिक व्यवस्था की दुर्गति हो गई है, जब आपस में इतना द्वेष भर गया है, और कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो संतुष्ट हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो गृहिणी हो, सब पीड़ित हैं।
इसके बावजूद कौरव पक्ष की अगर विजय हो रही है तो प्रश्न तो उठता है कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे किया जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि एक इस प्रकार की व्यूह रचना की गई थी कौरव पक्ष द्वारा, और ये धृतराष्ट्र के द्वारा और दुर्योधन और दुशासन के द्वारा, कि उसने लोकतंत्र का चीरहरण किया। और इस चीरहरण के समय जो ये फेक अकाउंट्स थे, इन्होंने लोगों के माइंड को हाईजैक किया और लोगों के दिमाग में यह भरा कि महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग, जिनको पूरा विश्व इज्जत से नाम लेता है और भारतवर्ष की प्रतिष्ठा जिनकी वजह से है, कोई भी सभ्य समाज अपने पूर्वजों को, अपने पुरखों को गाली नहीं देता है। लेकिन हमने ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस पे कोई डिस्कशन नहीं, जो डिग्री विश्व में कहीं प्रचलित नहीं है। एक व्यक्ति का कोई सीनियर नहीं, कोई जूनियर नहीं, किसी विश्वविद्यालय से ये नहीं कहता विश्वविद्यालय कि हम इतने गौरवान्वित हैं कि हमारे जगह से वो महान पुरुष पढ़ा, ना उसका कोई अध्यापक है। तो ये चीजों पे ध्यान बटाकर उसको ध्यान को ले जाना उन जगहों पर जिसका कोई महत्व तो नहीं है, तो इसका माने ये फेक अकाउंट्स और ये सारी जो प्रशांत जी ने बताया, ये जो व्यूह रचना की गई थी, किस प्रकार से सत्य की तरफ से जनता का ध्यान हटाया जाए। हमारे देश का नारा था सत्यमेव जयते, और मुझे ऐसा लगता है कि 9 साल के अंदर जो हमारा नारा हो गया है वो है झूठ मेव जयते। सत्य की विजय नहीं होगी, ऐसा इन लोगों ने बना दिया है, क्योंकि इन्होंने लोगों को उन मुद्दों पे अटका दिया है, उन मुद्दों की तरफ ले गए हैं फेक अकाउंट्स के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। और राजीव जी, हम रोज झेलते हैं, हम जैसे लोग झेलते हैं, जो भारत को प्यार करते हैं, जो भारत के लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता से प्यार करते हैं, हमें भी लोग गाली देते हैं, हमें भी लोग धमकी देते हैं। ये समझ में नहीं आता है कि जब हम लोग देश की एकता और संपन्नता की बात करते हैं, ये हमें गाली कैसे दे देते हैं, इनके अंदर क्या। लेकिन अब समझ में आता है जो प्रशांत जी ने कहा, ये फेक अकाउंट्स हैं, ये झूठे लोग हैं। तो इस प्रकार से गाली देकर या तो धकियाकर ये फेसबुक से हम जैसे लोग रहने का प्रयास करते हैं कि इतना अपमान ये लोग नहीं झेल पाएंगे, ये बाहर हो जाएंगे। लेकिन हम लोग संघर्ष करते, इसलिए संघर्ष करते हैं कि इस मातृभूमि की भूमि का ऋण हमारे ऊपर है, हमारे को इस ऋण को चुकाना है, इस ऋण को उर्ऋण करना है। और ये लोग जो दुष्ट लोग, जो सत्यमेव जयते की भावना को चैलेंज करते हैं, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम इनका विरोध करें। इसलिए विरोध करते हैं, हम अपमान सहते हैं, हम गालियां सहते हैं, हम सारे को सहते हैं। तो जो प्रशांत जी ने कहा जो सारी चीजें, लेकिन मुश्किल क्या है कि जब राजा धृतराष्ट्र की तरह बिहेव कर रहा है, उसने जब वो अदानी जैसे लोगों के प्यार में, अरे अदानी से इतना प्रेम क्यों कर रहे हो भाई, अदानी को छोड़ते क्यों नहीं हो भाई, तुम सब पर रेड करा दोगे, तुम पत्रकारों पे रेड करा दोगे, प्रोफेसर्स पे रेड करा दोगे, तुम छात्रों पे रेड करा दोगे, तुम गरीब लोगों पे रेड करा दोगे, उनके घरों को बुलडोजर से तोड़वा दोगे। मां और बेटी ब्राह्मण है लड़की, और एक उसकी मां जो है जलकर झोपड़ी के अंदर मर जाएंगी, उसका बाप जो है जला हुआ बाहर बैठा होगा, लेकिन इसके बावजूद तुम अदानी पे रेड नहीं कराओगे, दुनिया पे सब पे रेड करा दोगे। तो वास्तविकता में बिल्कुल पुनरावृत्ति हो रही है इतिहास की। एक दुशासन है, एक दुर्योधन है, और एक तरफ ये पूरा कौरव पक्ष है। लेकिन हमें इस बात की संतुष्टि है क्योंकि उस युग में भी पांडव जीते थे, इस युग में भी हम चाहे कम होंगे, हम ही जीतेंगे, सत्य की ही विजय होगी। और फिर सत्यमेव जयते ये हमारा नारा होगा, ये झूठमेव जयते बहुत दिन चलने वाला राजीव जी नहीं। जी, सत्यमेव बनाम झूठमेव, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। और जीत हमेशा सत्य की होती है और सत्य कभी पराजित नहीं होता, देर जरूर लगती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहां रख रहे हैं। लेकिन चुनाव का वक्त है, ये साल पूरा चुनाव में निकलने वाला है और अगला साल भी आधा कह लें कि चुनाव में ही जाने वाला है। उसके बाद भी अगले साल भी आखिर में चुनाव होंगे, हरियाणा में चुनाव होगा। तो बहुत सारे चुनाव, लेकिन इन चुनावों को क्या प्रभावित किया जा रहा है, आना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आना चाहता हूं और आप से समझना चाहता हूं कि जो आरोप है ये एक गंभीर आरोप ही नहीं बल्कि ये पर्दाफाश, और हिंदुस्तान का किसी अखबार नहीं कह रहा है, ये दुनिया के प्रतिष्ठित और बड़े अखबारों में से एक द गार्डियन का कहना है। और इसमें अगर इस रिपोर्ट को पढ़िए तो हिल जाएंगे बिल्कुल।
और जो बात यहां रख रही हैं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत या उनके साथ रख रहे हैं पवन खेड़ा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ जो बात और भी है वो ये कि ट्विटर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 60% फॉलोअर्स फर्जी हैं। उसके बाद इसी रिपोर्ट में बताया गया कि करीब 18,000 ट्विटर अकाउंट्स बीजेपी के लिए फेक न्यूज फैलाते हैं। इंस्टाग्राम पर भारतीय इन्फ्लुएंसर्स के लगभग 16 मिलियन खाते नकली हैं। छोटी मोटी बात नहीं है। सोशल मीडिया को बहुत नजदीक से देखते हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, समझना चाहता हूं आपसे कि क्या ये कितना ज्यादा, क्योंकि ईवीएम तो इसके सामने बिल्कुल छोटा सा हिस्सा मात्र है, यहां तो कहानी कुछ और है। राजीव जी, कहानी यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल जाते हैं तो वे अपने साथ अडानी जी को ले जाते हैं और अडानी जी को वो हाइफा पोर्ट दिलवाती है, बहुत सुरक्षा की महत्वपूर्ण घोषित घटनाक्रम है। इसके अलावा अडानी को ऐसे कई समझौते करने का मौका मिलता है इजराइल की कंपनियों के साथ जो रक्षा उपकरण बनाते हैं और रक्षा के काम में आने वाली चीजें, रक्षा के काम में आने वाले उपकरण बनाते हैं, हथियार बनाते हैं, उन्हें यह दायित्व सौंपा जाता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आखिर है कि प्रधानमंत्री हर बार अडानी को लेकर जाते हैं। और वो रक्षा उपकरण कौन से हैं? पेगासिस की बात तो सबके सामने आ गई, पर वो रक्षा उपकरण कौन से बनाए जाते हैं और पैसा दिया पेगासिस के, उतने पैसे की दरकार थी, उतने पैसे देने थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा लगता है कि पूरे मामले में बहुत ज्यादा अंडर कवर चीजें चल रही है। अब जो गार्डियन की खबर आई है और जो मामला उठा है उसमें यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जासूसी फर्म जो है इजराइल के 30 से ज्यादा जहां चुनाव होते हैं वे एक सॉफ्टवेयर के जरिए फेक कैंपेन चलाते हैं, चुनाव को प्रभावित करते हैं और इजराइल की जासूसी फर्म ने पूरी टीम लगा रखी है और वो टीम ये सारे कार्य करती है। तो ये हो सकता है, ये कोई अवश्यंभावी और मुश्किल काम नहीं है कि आखिर रक्षा उपकरणों के लिए, रक्षा संबंधी सामग्री बनाने के नाम पर जो पैसा हमारे देश से इजराइल को जा रहा है वो किसके पास जा रहा है और क्या हो रहा है। ये बहुत आराम से संभव है कि ये हो सकता है कि जो पैसा भारत से इजराइल को जा रहा है कि हम रक्षा संबंधी सामग्री बनाएंगे, जासूसी उपकरण हम लेंगे रक्षा में काम आने वाले, वे जासूसी उपकरण सरकार की, वर्तमान सरकार के हितों में कार्य कर रहे हों। और ये संस्था जो है जिस तरह के मिशन चलाती रही है, वे मिशन भी बहुत ही गंभीर हैं और ये भी बताया गया कि ये संस्था बहुत सारी जांचें करती है, जिसमें फ्रांस का एक एनजीओ है फॉरबिडन स्टोरीज के नाम पर यह कार्य करता है। कई लोग जो इस मिशन में मारे गए या जेल में बंद है उनको आगे बढ़ाते हैं और यह भी कहा जाता है कि ये पूरा मिशन जो है ये भारत के उन लोगों पर भी निगाह रखता है। यह भी कहा जाता है इन द एज ऑफ फॉल्स न्यूज, इस नाम पर क्या क्या चीजें होती है इस बात पर भी ये संस्था निगरानी करती है। फर्जी खबरें बनाने के लिए, फर्जी अभियान चलाने के लिए ये न केवल भारत बल्कि यूके, यूएस, कनाडा, जर्मनी, मेक्सिको, इन सब देशों में भी काम करती। तो इजराइल के जासूस, इजराइल की मोसाद अपने कार्यों के लिए कुख्यात है और वो पैसे के लिए और अपने हितों के लिए कुछ भी कर सकती है, ये बात कही जा सकती है। राजीव जी, मुझे कुछ ऑडियो दिक्कत आ रही है आपकी। जी बिल्कुल ऑडियो की कुछ दिक्कत है, लेकिन ठीक है, बहुत सारी बातें आप रख रहे हैं, महत्वपूर्ण बात रख रहे हैं। आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी आपके पास, किस रूप में आप इसको देखते हैं? चुनाव को प्रभावित करना अपने आप में यानी लोकतंत्र को प्रभावित करना, और यही बात तो कांग्रेस कह भी रही है कि लोकतंत्र को हाईजैक कर रखा है, क्या कहेंगे इस पे? राजीव जी, अगर हम थोड़ा 3-4 साल पहले से शुरू करें तो देखिए 2019 का जो नतीजे आए थे वो अपने आप में आश्चर्य पैदा करने वाले थे कि तमाम तरह की नाकामियों के बावजूद जो है मोदी और भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत रही है। फिर भी लोगों ने शायद इस बात को पचा लिया कि भाई हो सकता है कि पहले 5 साल उनके लिए पर्याप्त न हो तो थोड़े एक बार इनको चांस दिया जाए, इस तरीके से भी लोगों ने सोचा और शायद इसके कारण
एक ऐसा निष्कर्ष निकला, इसलिए शायद मोदी दोबारा आ गए। लेकिन अब पिछले साल के 5 राज्यों के आप चुनाव अगर देखें तो क्या वे हम सब के लिए आश्चर्यकारी नहीं थे? यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए भी आश्चर्यकारी थे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में, जिसकी हालत बहुत खराब थी, जहां सबसे ज्यादा अन्याय हुआ था सत्ताधारी दलों की ओर से, सबसे ज्यादा नफरत की खेती की गई थी, तमाम तरह के बुलडोजर और एनकाउंटर नाम का प्रशासन चलाया गया था, इसके बावजूद वहां पे जीती। उन जगहों पे जीती जहां पे महिलाओं के साथ रेप हुआ और आधी रात को उनकी लाशें उनके परिवार वालों की परमिशन के बिना, उपस्थिति के बिना जला दी गई। लखीमपुर खीरी जैसी जगह में जहां पर इतना बड़ा किसानों का समझिए कि सीधे सीधे हत्याकांड हुआ, वहां सारी की सारी सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीतती है। आपको याद होगा उस डिस्कशन में भी हम लोगों ने कहा था कि चाहे ठीक है नतीजे आ गए, चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया बीजेपी को फिर से, लेकिन ये चुनाव जो है वो हमेशा ही शक के घेरे में जरूर बने रहेंगे। और कम से व्यक्तिगत रूप से तो मेरा ऐसा मानना था कि ये शक के घेरे में पहले दिन से थे, लेकिन क्योंकि हमारे पास उस समय से पुष्टि करने में कुछ भी नहीं था। लेकिन आज धीरे धीरे बहुत सारी चीजें जैसे खुल रही, इस बीच दूसरे टर्म में पेगासस की बात खुली, फिर अभी होए की जो बात आ रही है, तो इससे ऐसा लग रहा है कि न केवल छोटी मोटी जासूसी की गई, न केवल कुछ लोगों को जिताया गया, बल्कि पूरा का पूरा मैंडेट ही हैक किया गया है, हैक किया जा रहा है। और अगर यही स्थिति रही तो हैक किया जाता रहेगा। यह शायद विपक्ष के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, विपक्ष हर नागरिक के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम जिसे वोट दे रहे हैं उसको बाहर की एजेंसी इस तरीके से आके इंटरवीन कर रही है और उसको दूसरी तरफ उसको डाइवर्ट कर रही है। मैंडेट हैक हुआ। अगर आप इस हो है कि सर्विसेज के बारे में आप देखिए राजीव जी, इतनी वाइड रेंजिंग सर्विस है कि ऐसा उसके मेन्यू कार्ड तो ऐसा लगता है जैसे किसी 5 स्टार होटल का जो रेस्टोरेंट है उससे भी कहीं ज्यादा सर्विसेज वो दे रही है। वो है हैकिंग मैसेजेस, एप्स एंड ईमेल्स। उसके बाद बहुत सारे मटेरियल को प्लांट करती है, वो हैक भी करती है लोगों के अकाउंट को और उसको लीक भी करती है। उसके बाद आर्मी ऑफ ऑनलाइन अवतार, ऑनलाइन इनके बहुत सारे स्लीपर सेल काम कर रहे हैं हर देशों में, वोटर सप्रेशन कर रहे हैं, अंडरमाइनिंग इलेक्शन रिजल्ट, जो नतीजे निकलते हैं उसको पहले से उसको छोटा बतलाया जाता है ताकि वोटर जो है वो दिग्भ्रमित होकर दूसरी तरफ वोट कर दें। इनकी रिपोर्ट बता रहे हैं राजीव जी कि 33 देशों में जो देखिए सबसे जो भयानक बात है, 33 देशों में इन्होंने इंटरव्यू किया और 27 देशों में उन्हें सफलता मिली है। कितनी भयानक बात है। अगर 27 देशों में और जिस लेवल का चार्ट जैसी छोटी सी कंट्री से लेके भारत जैसे विशाल लोकतंत्र तक वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। उसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को तक कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ देशों के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को तक उन्होंने या तो हैक किया या प्रभावित किया या इंटरवीन किया। तो ये जो चीजें हैं अब भारत की जनता को सोचना है कि जो आप सोच रहे हैं कि क्या अपनी लोकप्रियता के कारण भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, क्या अपने बहुत महामानव की जो प्रतिमा है, छवि है, उसके कारण मोदी जीत रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बात अब सामने निश्चित रूप से आ रही है कि इस तरीके से आप पूरे के पूरे लोकतंत्र को ही हैक कर रहे हैं और इस तरीके से तो पूरा सिस्टम ही हो जाएगा। अब लोग सोच सकते हैं कि आखिर इजराइल का इसमें क्या इसका इंटरेस्ट हो सकता है। तो हम जानते हैं कि इजराइल जो है वो हथियारों का, उस तरीके के सोफिस्टिकेटेड उपकरणों का बहुत बड़ा निर्यातक है। आपको याद होगा। और दूसरा जो है फिलिस्तीन का जो मामला है वो भी यहां कहीं न कहीं है। अब इसको और थोड़ा सा स्कैन किए जाने की जरूरत है कि जिस 33 देशों में इन्होंने अपना कारोबार किया है, ये जो जासूसी की है, उन देशों की विदेश नीति क्या थी। भारत के मामले में बड़ा स्पष्ट कहा जा सकता है कि पिछले कुछ समय से जो इजराइल की तरफ झुका हुआ है और भारत की जो विदेश नीति है वो फिलिस्तीन को छोड़कर इजराइल की तरफ झुकी है, तो उसको अपने पक्ष में किए जाने का भी एक ये हो सकता है। तो युद्ध जो है वो हमेशा से, और बाजार जो है वो हमेशा से ऐसे इजराइल जैसे देश के लिए या अमेरिका के लिए, बहुत बड़े जो निर्यातक होते हैं हथियारों के, उनके लिए हमेशा एक तरह की सुविधाजनक पोजीशन होती है कि युद्ध चलते रहे, बाजार गर्माता रहे। और अंतिम बात कहूंगा कि आपने वो फिल्म देखी होगी शिंडलर्स लिस्ट, जिसमें शिंडलर को एक पत्रकार पूछता है कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो कहता है वॉर, युद्ध। जो युद्ध है वो मेरे सफलता का राज है। तो यहां भी इजराइल जो है अप्रत्यक्ष रूप से पूरे दुनिया में तनाव फैला के रखना चाहता है। इसी का एक नतीजा है कि वो बिना वहां की सरकार की इजाजत के वहां की कोई एजेंसी इस तरीके से 33-50 देशों में अपना जाल नहीं बिछा सकते। तो इजराइल सरकार भी मुझे लगता है कभी न कभी निश्चित रूप से एक्सपोज होगी इस मामले में। तो ये जो है ये बहुत गंभीर मसला है, इस पर एक नागरिकों को
सभी लोगों को, बुद्धिजीवियों को सोचना चाहिए कि क्या हमने अपना लोकतंत्र उठाकर किसी और देश के हाथों में तो नहीं डाल दिया है। राजीव जी। जी जी, बिल्कुल लोकतंत्र की बात, और वही तो यहाँ कांग्रेस कह रही है कि क्या लोकतंत्र हाईजैक हो रखा है। और इजराइल की कंपनी, और जो कह रहे हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी कि ये आज न कल ये भी पता चलेगा कि क्या सरकार भी इन्वॉल्व थी। अगर चुनाव की बात है दीपक पाचपोर जी, तो सरकार कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तो होगी ही, और इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन ये जांच का विषय है और इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, जांच भी होनी चाहिए। आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास, और आपसे समझना चाहता हूं कि जो कुछ हो रहा है चुनावों को प्रभावित करने का बड़ा आरोप, और इस ये जो आरोप है गार्जियन की रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस लगा रही है। गार्जियन की रिपोर्ट क्या है वो आप सब लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, उसका थोड़ा बहुत अंश हम दिखा चुके हैं, बता चुके हैं। क्या 2019 क्या 2014 इन चुनावों को प्रभावित करने के लिए, और क्योंकि ये कंपनी जो है वो कहती है, खुले तौर पे कहती है कि सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से हाईजैक कर सकते हैं, और इनके बॉट्स जो हैं वो काम करते हैं, और एक नहीं 30-30 हजार जो फेक न्यूज फैलाने में मदद करते हैं। और जो कांग्रेस दावा कर रही है, कह रही है कि 60% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर फॉलोअर्स जो हैं, 60% फॉलोअर्स फेक हैं। 18 मिलियन इंस्टाग्राम के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, 18 मिलियन वो फेक हैं, 18,000 ट्विटर अकाउंट्स फेक हैं। तो ये क्या कुछ चल रहा है हमारे देश में। हम सब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की तरफ, और उसके अलावा इनका कहना है चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो, हर चीज को कहीं भी जहां जाइए, व्हाट्सएप, सबको ये हैक कर सकते हैं और उसके जरिए आपके नाम से कहीं और पहुंचाया जा सकता है। और यहीं से इन्फ्लुएंसिंग शुरू होती है, जिसकी बात, जिसकी चर्चा शुरुआत में प्रशांत टंडन जी ने की भी थी, बताया भी था। क्या कुछ कहेंगे, क्या चल रहा है इस देश में, आपका नजरिया? जी राजीव जी, आज की जरूरत अब हो गई है कि दुनिया के वोटरों एक हो का नारा बुलंद किया जाए। जैसे दुनिया के पूंजीपतियों के खिलाफ दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा बुलंद हुआ था, आज की जरूरत दुनिया के वोटरों एक हो। और फरेब के खिलाफ शासकों ने जिस तरीके से हाथ जोड़ लिए हैं आपस में एक दूसरे से, कोई नमस्ते ट्रंप करता है, कोई ट्रंप को वोट देने की बात करता है, खुल्लम खुल्ला, कोई शर्मिंदगी भी नहीं है। और उसके बाद साजिश वाला जो पहलू है वो तो अभी सामने आया है, और आशंकाएं तो सबके मन में रही थी कि ऐसा कैसे होता है कि वोटिंग खत्म होने के बाद 10-10% वोट बढ़ जाते हैं। ऐसा कैसे होता है कि सर्वे करने वाले लोग परस्पर विरोधी परिणाम लेकर सामने होते हैं। सर्वेयर्स आधा कुछ रिजल्ट बताते हैं, आधा कुछ बताते हैं, यानी सर्वे भी फेल, विश्लेषक भी फेल। ये चुनाव में जो दिखा है, लगातार प्रवृत्ति दिखी है, इससे आशंकाएं तो होती ही रही। लेकिन अभी जो बातें सामने आई हैं, जो कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस खुलासे के हवाले से बात सामने आई है, जो इंटरनेशनल लेवल पर हुआ है कि इजराइल की एजेंसी का इस्तेमाल 30 देशों में चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया गया, उसमें भारत भी शामिल है। चुनाव को प्रभावित केवल मतदान को प्रभावित करने से होता है, ऐसा भी नहीं है। यह भी तथ्य सामने आया कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए झूठ और फरेब का सहारा लिया जाता है और उसको एस्टैब्लिश किया जाता है। तो इस बात को हम लोग तो लगातार महसूस कर रहे हैं कि फरेब का सहारा लिया जा रहा है। अब देखिए फरेब किस तरीके, जो तरह तरह के नैरेटिव्स जो छोटे छोटे बनाए जाते हैं, वो भी तो उसी फरेब के आधार पर बनाए जाते हैं। अगर कोई हिंदू राष्ट्र का विरोध करेगा तो चले जाओ पाकिस्तान, इस तरह की बात को समझाया जाता है। जो कोई सरकार से सवाल करेगा वो देश विरोधी, वो सेना का विरोधी, इस बात को भी उन्हीं प्रोपेगेंडा मशीन के माध्यम से फैलाया जाता रहा है, जिसका आज खुलासा हुआ है। विरोधी सारे जो हैं वो देश के खिलाफ में है
और जो सरकार के साथ हैं वो देशभक्त हैं। तो ऐसे जो छोटे छोटे परसेप्शंस लगातार बने हैं, भाई बुलडोजर है उससे लोकतंत्र मजबूत होता है, बुलडोजर न्याय करता है, गद्दारों को गोली मारा जाना चाहिए, और इन सब पर जो प्रचंड बहुमत दिखाया जाता है वो वास्तव में प्रचंड बहुमत होता नहीं है, वो मशीनों का खेल होता है। लगता है पूरा देश जो रैली कर रहा है इस सोच के साथ कि गद्दार बोल के किसी को गोली मार दिया जाए। पूरा देश किसी को भी कुछ भी, बुलडोजर कल्चर को आप देख रहे हैं, बुलडोजर कल्चर कहां पहुंच गया। किसी मुसलमानों के खिलाफ इसका इस्तेमाल शुरू हुआ था खुल करके सीएए एनआरसी के बाद, लेकिन वो कहां पहुंचा। उसमें सबसे पहले कोई मुसलमान तो नहीं मरा, उसमें मौत किसकी हुई, हिंदू की हुई, जिंदा जल गई मां बेटियां। तो बुलडोजर ने किसको मारा भाई, शासक वर्ग जो है न हिंदू है न मुसलमान है, वो तो उसका दोहन कर रहा है, भावना का दोहन कर रहा है। उसके पास प्रोपेगेंडा मशीन है, जो कंप्यूटर है, जो किस तरीके से अपने साथ लोगों को जोड़ा जाए, वरना उनको वो पसमंदा मुसलमान का भी नारा लगाएंगे, वो मुसलमान को पाकिस्तान भी भेजेंगे, वो हिंदू राष्ट्र भी बनाएंगे। सारी बातें वही कह रहे हैं, एक ही मुंह से कही जा रही है, एक ही मुंह से हिंदू राष्ट्र भी बनाया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। तो मैं तो इसको इस रूप में देखता हूं कि हिंदू राष्ट्र था, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अंग्रेजों के राज में भी हिंदू राष्ट्र था, कांग्रेस के भी राज में हिंदू राष्ट्र था, भाई वाजपेयी जी और वीपी सिंह के जमाने में भी हिंदू राष्ट्र था, मनमोहन सिंह के जमाने में था, और मोदी जी के भी जमाने में था। तो आप किस हिंदू राष्ट्र को बनाने की बात कर रहे थे आज तक, किस तरह का राम राज्य लाने की बात कर रहे थे आज तक, और आपने उस एजेंडा को छोड़ दिया क्या। हिंदू राष्ट्र है यानी आपको अब आगे कुछ नहीं करना है, आपकी सत्ता बनी रहे, हिंदू राष्ट्र है। जिस दिन सत्ता पे खतरा होगा, जिस दिन आपको वोट लेना होगा, उस दिन हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत होगी। तो ये सारी चीजें जो इस्टेब्लिश की जाती जनता के मन मस्तिष्क पर, वो क्या है। मैं आप देख रहे थे कि मैं कार में ट्रेवल करके आ रहा था, एक ओपन डिबेट से आ रहा था, नेशनल चैनल था, उसमें हिंदू राष्ट्र पर बात हो रही थी। वहां मौजूद भीड़ जो है खुलेआम नारे लगा रही थी कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। वहां पर फिर बहस की आवश्यकता नहीं रह जाती। वो भीड़ जो है वो भी इसी प्रोपेगेंडा मशीन, जैसे आप कहते हैं ना कि मशीन से फैलाया जा रहा है, बातों को रखा जा रहा है। तो ऐसे मीडिया सेंटर्स पे जहां पर की पब्लिक परसेप्शन बनाया या बिगाड़ा जा सकता है, वहां पर वो आदमी भी, ह्यूमन भी प्लांट्स किए जाते हैं जो नारे लगाते हैं हिंदू राष्ट्र की, और उस पूरी डिबेट के नाम पर जो कुछ नाटक हो रहा होता है उसका अपहरण कर लिया जाता है। ये भी उसी का हिस्सा है, उसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। हाँ, एक बात और कहने की जरूरत है कि आपने जरूर कहा कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर अकाउंट में 60% फर्जी है, और भी दूसरे, लेकिन ये एक साल पहले रिपोर्ट आई थी, आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी के भी अकाउंट में फर्जी, अभी मैं आंकड़ा भूल रहा हूं, ममता बनर्जी जी का भी अकाउंट में फर्जी लोग थे, राहुल गांधी के भी अकाउंट में फर्जी लोग थे। ये सारे ट्विटर्स में हुआ है। इसका मतलब क्या है, जो प्रोपेगेंडा मशीन काम कर रहा है उसका सबसे बड़ा फायदा जो है खुलकर ले रही है, और कुछ आदत जो है विपक्ष के लोगों में भी लगा दे रही है, ताकि जब गलत हो, जब सवाल उठे तो कहे कि राहुल गांधी का भी अकाउंट में फर्जी है, ममता बनर्जी के भी अकाउंट में फर्जी है, हमारे भी अकाउंट में फर्जी है। यानी इस पूरे फर्जीवाड़ा को जनरलाइज कर दिया जाए, ये भी साथ साथ में बैकअप प्लान चलता है। तो ये बात भी है। कुल मिलाकर के ये जो बात सामने आई है, खुलासा हुआ है, ये छोटा खुलासा नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसकी शुरुआत हो सकती है, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है कि पूरे देश को झकझोर देने के लिए सड़क पर उतरना चाहिए कि डेमोक्रेसी को अगर जिंदा बचाना है, डेमोक्रेसी को अगर कायम रखना है, तो ये फर्जी चुनाव जो है, चुनाव के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, चुनाव के नाम पर जो गलत तरीके से सरकारें बन रही हैं,
विदेश से सरकारें बनाई और गिराई जा रही हैं, इसके खिलाफ जमीन पर उतरने का समय आ गया है। अब सांसद और एमएलए बन करके आप सदन की रक्षा नहीं कर सकते। अब इस सांसद के चरित्र को कैसे बचाए रखना होगा, कैसे जनता के हित में इसको बनाए रखना होगा, इसके लिए बड़े राजनीतिक आंदोलन की आवश्यकता उठ खड़ी हुई है। और यही आज विपक्ष का सबसे बड़ा नारा होना चाहिए। अगर जरूरत है तो कह दीजिए कि ईवीएम से चुनाव होगा तो हम नहीं लड़ेंगे, कह देने की आवश्यकता है। कहने की जरूरत है कि ये पूरे मैनिपुलेशन को खत्म करने के लिए हम एक हो करके हमको फैसला लेने का वक्त आ गया है। चाहे चुनाव, ऐसा चुनाव हो के क्या फायदा, रिजल्ट तो जब पता ही है तो फिर इस चुनाव में जुड़ करके क्या फायदा, ये बात सोचने का समय आ गया है। जी, चुनाव और यहीं से लोकतंत्र जो है उसकी नींव जो है मजबूत होती है। और लेकिन चुनाव क्या ईमानदारी के साथ हो रहे हैं हमारे देश में? आज एक चुनाव संपन्न कराए गए हैं और वो चुनाव है त्रिपुरा का, और त्रिपुरा में 81% से ज्यादा मतदान 4 बजे तक की जो रिपोर्टिंग है और उसी वक्त खत्म होना था। और एक छोटा सा राज्य है त्रिपुरा, 60 सीटें हैं और वहां बीजेपी शासन कर रही है, रूलिंग पार्टी के रूप में है और बीजेपी भी घबराई हुई है। लेकिन क्या ये जो हम कह रहे हैं घबराई हुई है, अगर ये जो रिपोर्ट जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं अगर ऐसा है तो क्या जो गृह मंत्री अमित शाह ने अभी 3-4 दिन पहले जो इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि तीनों राज्यों में हम ही सरकार बना रहे हैं और राहुल गांधी जी की जो पदयात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा, उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, इस रिजल्ट के बाद आप लोग देख लेना। और हर चुनाव से पहले जीत का दावा अगर किया जाता है सत्ता पक्ष की तरफ से तो क्या ये कुछ तार जुड़ते हैं? ये सवाल बड़ा है, लेकिन हो सकता है किसी को बुरा लगे, लेकिन तार जुड़ते तो हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी किस रूप में देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को आप, और तार जोड़ने वाली जो मैं बात कह रहा हूं उस पर आपका नजरिया क्या है, ये भी समझना चाहूंगा आपसे। और आने वाले चुनाव क्या वैसे ही होंगे जैसे 2019 या उससे पहले के चुनाव हुए, उसके बाद के चुनाव हुए? कुछ राज्यों में जीत जाइए, कुछ उपचुनाव जीत जाइए, लेकिन बाकी फाइनली जीतेंगे हम ही, और नहीं जीतेंगे तो सरकार हम ही बनाएंगे। अनम्यूट कर लीजिए अमलेंदु जी। अभी तक जो दिख रहा है राजीव जी, उसके मुताबिक तो लगता यही है कि जो कुछ चल रहा है वो उसी दिशा में बढ़ रहा है जिस तरह आप कह रहे हैं जाने को। जहां तक ये ताल जोड़ने का सवाल है, हमारा ताल भी जुड़ता है। और एक चीज ये भी है कि ऐसे दावे तो हर चुनाव से पहले किए जाते हैं। महाराष्ट्र के चुनाव से पहले भी किए गए थे, हरियाणा के चुनाव से पहले भी किए गए थे, ऐसे दावे झारखंड के चुनाव से पहले भी किए गए थे, हिमाचल के चुनाव से पहले भी किए गए थे। तो ये दावे तो किए जाते हैं, लेकिन दावों का असर जो उन पर काम किया जाता है, अब वो काम जिस तरीके से किया जाता है, वो ये रिपोर्ट जो आई है वो बता रही है कि किस तरीके से काम किया जाता है। तो ये सब जो है चल रहा है। लेकिन पहले, इससे पहले जो था 2019 के चुनाव से पहले जो था वो कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो था वो मामला सामने आ गया कि फेसबुक को किस तरीके से जो इस्तेमाल किया जाता है, वो सब चीजें सामने आई थी। तो ये तो चीजें चल रही है कि किस तरीके से इन एजेंसियों की मदद लेकर के काम जो है वो किया जाता है। निश्चित तौर पे 2014 के चुनाव से पहले ही भी जो था इन सबकी सेवाएं दी गई थी। और 2014 से पहले तो जो एक इजराइल की एक और बड़ी कंपनी है, एप को वर्ल्डवाइड जिसको कहा जाता है, उसकी सेवाएं सुना जाता है ली गई थी। और वो भी जो फर्जीवाड़ा करने की मास्टर कंपनी कही जाती है पूरी दुनिया में, बताया जाता है किसी दुनिया को के नक्शे में से उसने कोई देशी गायब कर दिया था, इतनी वो चतुर सुजान कंपनी है। और इजराइल के साथ इतना ज्यादा नाता जो है हमारे सत्तारूढ़ दल का क्यों है, ये सवाल तो उठते हैं। हथियार भी वहां से आते हैं और बताया जाता है पानी जो रेगिस्तान में पानी आ रही तकनीक भी वहीं से लाई जाती है। और इजराइल का जो अब तक का इतिहास है राजीव जी, पूरी दुनिया में विध्वंस का इतिहास रहा है। जो आतंकवाद हम सारी दुनिया में देख रहे हैं जिस तरीके का, उसकी सबसे पहले शुरुआत जो थी वो निट्टे ने इस तरीके के आतंकवाद की शुरुआत। और उस निट्टे को इजराइल की जो कंपनी है, जो एक खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसने ट्रेंड किया था। तो ये इजराइल के साथ जो है क्या संबंध है, और कहा जाता है कि जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का तो संगठन है उसको जो लोग चलाते हैं, उसके मुखिया जिस समूह से बनते हैं,
वो लोग भी असली में वही है, उधर से कहीं से आए हैं। अभी कहा जाता है पता नहीं, तो वो बताएंगे कि उनके जगह कहाँ की, वो यहाँ नहीं है। ये सब चीजें हैं। अभी प्रेमवाल जी कह रहे थे हिंदू राष्ट्र की, और कौन सा हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। आज फेसबुक पे मेरे साथ एक वाकया हो गया राजीव जी, वो बताना जरूर समझता हूँ। एक बड़े पत्रकार ने बहुत लंबी जो एक पोस्ट निकाली फेसबुक पे और बताया कि सनातन जो है वो धर्म है और आदि धर्म। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि हिंदू जो है वो धर्म है कि पंथ है, लिख रहे थे ये पंथ निरपेक्ष नाटक। तो उन्होंने जवाब दिया कि हिंदू कुछ नहीं है, धर्म तो सनातन ही है। तो मैंने पूछ लिया उनसे कि हिंदू खतरे में तो नहीं है और हिंदू राष्ट्र फर्जी वाला है, तो उसका सीधा जवाब ही नहीं दे रहे हैं। अब बता रहे हैं कि आपने कहां से क्या लेके, मैंने सीधी सीधी बात थोड़ी बताओ, हिंदू खतरे में है कि नहीं है, तो इसका कोई जवाब नहीं है। तो हिंदू राष्ट्र भी बनाना है और हिंदू को धर्म भी नहीं मानना है। अरे भाई तो क्या है हिंदू फिर अगर धर्म नहीं है तो ये इनसे सवाल पूछा जाए। तो ये जिस तरीके की गफलत फैलाने की कोशिशें करते हैं, तो यही सारी चीजें को राजनीति के अंदर भी करते हैं कि आप कहीं और चर्चा करते हैं, पीछे हो जाएगा। अब देखिए आज भी जो है वो खबर आई है कि रेट पावर ये जारी है बीबीसी के दफ्तर में आईटी की सर्वे जो है, रेट नहीं कहना चाहिए, वो सर्वे जो कहा जा रहा है वो भी जारी है। लेकिन ये खबर जो है, जो सुप्रिया सिंह ने तो पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपने भी कहा, मैंने भी अभी चेक कर लिया सब जगह उस पे इंटरनेट पे, किसी भी ऑनलाइन जो घराने हैं किसी ने इस खबर को कवर ही नहीं किया है, कहीं ये खबर नहीं है। तो कहां गई ये खबर? तो ये खबरें भी क्या इसी तरीके से क्यों हो जाती हैं? तो ये सारी चीजें जिस तरीके चल रही है, मुझे लगता है कि विपक्ष को इस पर देखना पड़ेगा। और ये बहुत प्रेमवाल ने बात कही, बिल्कुल सही कही कि इस तरीके से जो है वो दूसरे विपक्षी जो है उनको भी थोड़ा थोड़ा लालच भी दिया जाता है। आप देखिए कि सारे राजनीतिक दल जो है उनके भी आईटी सेल बने हुए हैं और उनके यहाँ भी जो है वो सारी चीजें जो वो बाहर की आईटी कंपनियां जो है वो आकर के जो संभालती है चुनाव के समय जो है। अब यानी जो कार्यकर्ताओं का काम हुआ करता था, पर्चे बांटना और नारे लगाना, वो काम भी अब जो बाहर की कंपनियां सब आकर के करती है। तमाम राजनीतिक दल जो है वो सारा काम चुनाव समय का आउटसोर्स कर देते हैं। यहां तक कि जो अखबारों को विज्ञापन जाते हैं वो भी अब पार्टियां खुद नहीं देती है, वो भी जो है वो एजेंसियां करके देती है। तो ये सब चीजें सब हो रही है, तो ये सब को मिलाकर के डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। जाहिर सी बात है कि इस खतरे का जो लाभार्थी या आपदा में अवसर कमाने वाले, तो चूंकि वो जानते हैं कि आपदा में अवसर कैसे कमाया जाता है और कैसे आपदाएं पैदा की जाती हैं, तो वो आपदाएं पैदा भी करते हैं और आपदाओं से अवसर उठाते भी हैं। दूसरे लोग जो है आपदाओं में फंस के रह जाते हैं। तो ये है कि उनकी कार्यकुशलता है, इसकी तारीफ करनी पड़ेगी कि वो कैसे आपदाओं से अवसर उठाते हैं और किस तरीके से आपदाएं पैदा करते हैं और दूसरों को आपदाओं में फंसाते हैं। तो ये उनकी कार्यकुशलता है। तो ये कुल मिलाकर जो चल रहा है राजीव, जिस तरीके की खबरें हैं, 30 देशों में उन्होंने काम किया, 27 देशों में सफलता मिली, यानी ये दुष्चक्र जो है ये केवल भारत तक सीमित नहीं है, ये सारी दुनिया में फैल रहा है। बिल्कुल। और पूरी दुनिया के अंदर जो इस तरीके से डेमोक्रेसी इसको जो है वो हाईजैक करने की कोशिशें की जा रही है। जाहिर सी बात है कि इसके पीछे बड़े जो हैं वो आर्थिक साम्राज्य है। ये सिर्फ जो है केवल राजनीति का खेल नहीं है, और राजनीति असली जो है वो आर्थिक ही है। राजनीति है, बिल्कुल सही कह वो रहे हैं। राजनीति अर्थशास्त्री है, उसके पीछे सब कुछ अर्थशास्त्र है। अब भारतीय जनता पार्टी जो अडानी जी के पीछे दीवानी हुई जा रही है और अडानी का हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकल रहा है, तो उसके पीछे क्या है? तो राजनीति थोड़ी, उसके पीछे भी अर्थशास्त्र है। तो ये अर्थशास्त्र जो है सारा खेल जो है इसका ही है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो हमारे प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि पूर्ण व्यापार है, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो जानती है कि व्यापार किस तरह से किया जाना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी बातें, लेकिन आपकी आवाज थोड़ी गूंज रही थी, इस कारण जो हमारे दर्शक हैं उनको काफी तकलीफ हो रही थी, लिख भी रहे थे दर्शक, तो थोड़ा सा आप अपने उसको ठीक कर लीजिएगा। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, और आपसे ये समझना जरूर चाहूंगा, जो आप कह रहे थे उस समय थोड़ी सी आपकी आवाज कट गई थी, उस समय कट रही थी इसलिए, और दूसरा ये समझना चाहूंगा प्रशांत टंडन जी कि जो कुछ ये मामला है जिसमें इजरायली कंपनी को लेकर के बात हो रही है, एक तरफ अडानी की बात होती रही अभी तक, अडानी को एक और झटका लगा है आज,
आप अडानी की चर्चा थोड़ी सी यहां जरूरी है, इंफॉर्मेशन दे दूं आप लोगों को, कई लोगों को पता होगा भी। अडानी एक पावर कंपनी को खरीदना चाहते थे और 15 तारीख तक उनको उस पावर कंपनी को टेक ओवर करना था, लेकिन वहां से भी उन्होंने बाय बाय कह दिया। यानी एक दूसरा झटका है। एक तो 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ के मामले में वो पैर खींच लिए थे इंटरप्राइजेज का, अडानी इंटरप्राइजेज के एफपीओ को लेकर के, और उसके बाद अब अडानी ने पावर कंपनी को खरीदने का जो डील उनका था उससे भी उन्होंने पैर खींच लिया है। तो झटके पे झटका है अडानी के लिए। लेकिन अडानी का मामला, बीबीसी का मामला, और उसके बाद अडानी हो या बीबीसी हो, क्या ये मामला जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, जो चुनावों को प्रभावित करने के लिए इजरायली कंपनी है, और ये कंपनी भारत में भी काम करती रही है, ये दावा है, हमारा आपका दावा नहीं बल्कि ये गार्जियन का दावा है। उसमें छपी रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और गार्जियन ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अलग अलग पत्रकारों के एक समूह ने, एक ग्रुप ने इस पूरे रिसर्च के बेस पर इस पूरी खबर का भंडाफोड़ किया, पर्दाफाश किया है, और वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या हिंदुस्तान में चुनावों को प्रभावित करवाया गया इस इजरायली कंपनी से टीम होहे के जरिए, ये हम समझ रहे हैं। तो जरा एक बार फिर से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, और आपसे समझना चाहता हूं फिर से कि ये जो बातें चल रही हैं, चाहे अडानी हो, चाहे बीबीसी हो, चाहे होहे हो, कितना इससे आज की जो सरकार है वो प्रभावित दिखती है? क्या कुछ असर पड़ता हुआ दिखाई देता है, या सिर्फ जो राहुल गांधी के ऊपर विशेषाधिकार हनन का जो मामला दिया गया, नोटिस भेजा गया है, और वहां से ही उतने भर में काम चल जाएगा? जी, एक तो अडानी जी के बारे में आप मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर। हाँ, तो अडानी जी के बारे में जो आपने बताया कि वो पावर कंपनी को खरीदना चाहते थे, पीछे हट गए हैं, तो ये प्रोफेसर अखिल स्वामी की भविष्यवाणी थी कि अब शेयर मार्केट के अलावा वो उनके रियल एस्टेट पे भी प्रभाव पड़ना शुरू होगा। तो उसके और भी कई खबरें विदेशों से भी आ रही हैं, ऐसी खबरें जहां उनका वो डिफॉल्ट पेमेंट नहीं हो पा रहा उनका। दूसरी की आपने एक बात की मोदी जी का ट्विटर अकाउंट की, तो उसमें सिर्फ एक सूचना दे दें मैं आपको कि भारत में ट्विटर के लगभग 24.5 मिलियन लॉगिन है, सब्सक्राइबर हैं 24.5 मिलियन, लगभग 2.5 करोड़। ठीक है जी। और मोदी जी के फॉलोअर 86 मिलियन हैं, यानी उनके 60 मिलियन फॉलोअर भारतीय लॉगिन नहीं है। बाकी दर्शक समझदार हैं कि वो कर लेंगे। अच्छा, दूसरी चीज की जो आपने कहा कि देखिए जो ये खुलासा हुआ है इजरायली कंपनी के बारे में, और वो टीम होए या क्या नाम है उनका, हनान, अब ये लोग कैसे काम कर रहे थे, कैसे पकड़े गए? तो ली बॉन्ड फ्रांस का अखबार है, वो उसकी भी प्रतिष्ठा न्यूयॉर्क टाइम्स या बीबीसी के बराबर है। बीबीसी के बराबर मैं दोबारा कह रहा हूं कि उसकी प्रतिष्ठा बीबीसी के बराबर है, वॉशिंगटन पोस्ट के बराबर है उसकी प्रतिष्ठा। ऐसे ही फ्रेंच रेडियो है, जर्मनी की बड़ी प्रतिष्ठित मैगजीन है डेर सेगल, और अभी जो प्रकाश हिंदुस्तानी जी कह रहे थे फॉरबिडन स्टोरीज, इन लोगों ने मिलकर ये किया है। फॉरबिडन स्टोरीज वो सिविल सोसाइटी ग्रुप है जिसने पेगासस का भंडाफोड़ किया था। तो इन लोगों ने एक अफ्रीकन कंट्री के एजेंट बन के किसी पॉलिटिकल पार्टी का कंपनी के पास गए, 6 घंटा उनसे बात की, और उसने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया कि कैसे वो फेक अकाउंट बनाता है, कैसे उसके बॉट्स काम करते हैं, कितने बॉट्स हैं, कितने कंट्रीज में उसने काम किया। वहां से ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन आया है, जो गार्डियन की वेबसाइट में है, हमारे दर्शक जाके देख सकते हैं उसको। अब सवाल ये कि भारत के लिए ये कैसे हो रहा था, तो उसके सबूत देखिए। जब मैं पहली बार आया था तो मैंने कहा था
कि जब फेसबुक के डेटा साइंटिस्ट ने इस्तीफा दिया और वो बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि कैसे फेसबुक में फेक अकाउंट क्रिएट करके एक एक्सपेरिमेंट किया गया और वो एक्सपेरिमेंट करके ये देखा गया कि उस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ वही वीडियो बीजेपी के प्रचार सामग्री का हिस्सा थे। ये बहुत गंभीर बात है। और ये फाइंडिंग किसकी है? फाइंडिंग है फेसबुक के डेटा साइंटिस्ट सोफी जैंग की, जो इस्तीफा देने के बाद जिन्होंने फेसबुक का डेटा पब्लिक डोमेन में रखा, वो एक फेक अकाउंट बनाया गया था। अब बॉट्स को देखिए, बॉट्स जो मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन बॉट्स को हमारे लोग, हम आप भी डिफीट कर सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल दूं कैसे वो काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि स्वराकर की शादी हुई है और वो फहद अहमद से शादी हुई है। अब आप लोगों के फेसबुक अकाउंट में या ट्विटर हैंडल में उनके एक पुराना ट्वीट आएगा, वो पुराने ट्वीट में कोई कमेंट आएंगे, वो बड़ी तेजी से फैलेगा। तो आप देखिए कि कोई भी चीज इसी तरीके के बॉट से फैलाई जाती है। अब स्वरा भास्कर सेल के टारगेट में है, तो अब उनका एक कोई स्क्रीनशॉट जो है पूरे देश के, मुझे लगता है कि दर्शकों के जितने भी हमारे दर्शक अभी हजारों लोग देख रहे हैं, उनके आधों के फेसबुक अकाउंट में और ट्विटर में आ चुका होगा। ऐसे काम करते हैं बॉट्स। अमरेंदु जी के अकाउंट में आ गया, देखिए वो बता रहे हैं। अब दूसरी बात क्या है, देखिए हम यहां पे 6 लोग बैठे हुए हैं। हम 6 लोगों को अगर एक बात लिखनी होगी, हम अलग अलग शब्दों में लिखेंगे। हम एक ही शब्दों में नहीं लिखेंगे कोई बात। या आपके भी बहुत सारे दर्शक अभी जो कमेंट कर रहे हैं लगातार यूट्यूब में, वो अलग अलग शब्दों में लिख रहे हैं वही एक ही तरीके की बातें, या आपकी तारीफ या कोई अपना कमेंट, क्योंकि सबकी भाषा अलग अलग, सबका दिमाग अलग अलग है। लेकिन अब आप देखिए कि अगर आपको एक ही, जैसे मान लीजिए कि बीबीसी का मैं मिसाल लूं, अब बीबीसी के ऊपर या अडानी के ऊपर जो भी चीज खबरों में है, जहां पे पोलराइजेशन हो रहा है, या बुलडोजर की कहानी चली कानपुर देहात की, उसमें अगर आपके पास पोस्ट आ रही है जिसमें 3-4 शब्द कॉमन दिख रहे हैं आपको, तो 10,000 लोग, 15,000 लोग एक ही शब्द नहीं लिखेंगे। ये बॉट्स करते हैं और ये बॉट्स के बहाने व्हाट्सएप पे भेजा जाता है, व्हाट्सएप से आईटी सेल या उनके कार्यकर्ता पहुंचाते हैं, और इस तरीके से समाज में एक फर्जी ओपिनियन बनाने का काम हो रहा है। ये खतरनाक ट्रेंड है डेमोक्रेसी में। लेकिन मैं कहता हूं कि भारत की जनता, हम आपके दर्शक इसको डिफीट कर सकते हैं। आप ब्लॉक कीजिए, आप रिपोर्ट कीजिए, आप मास लेवल पे अगर ये आप करेंगे तो उसका असर कम होगा। अब इलेक्शन कमीशन की और सरकार की जिम्मेदारी है, वो कितनी निभाएंगे उसका उनको, क्योंकि राजनीतिक लाभ मिल रहा है बीजेपी को इसका, तो वो कितना गंभीरता से करेंगे। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए अच्छी निशानी नहीं है और लोगों को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा इसको। और ये मशीन है, इस मशीन को, इस साजिशों को भारत के खिलाफ भारत के लोग, भारत के इंटरनेट के यूजर उसको डिफीट कर सकते हैं, उसको हरा सकते हैं। थोड़ी सी अपना दिमाग इस्तेमाल करके और थोड़ा सा अवेयर होके जानकारी इकट्ठा करके कर सकते हैं। आसान काम है। राजीव जी। जी 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 बिल्कुल। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, एक बार फिर से आना चाहूंगा आपके पास और इस मसले को थोड़ा और आगे बढ़ाइए, क्योंकि उस समय आवाज आपकी थोड़ी सी ब्रेक हो रही थी। राजीव जी, जिस तरह ये बात केवल और केवल सोशल मीडिया के अकाउंट तक सीमित नहीं है,
जिस तरह कहा जाता है कि बीजेपी के सदस्यों की संख्या 12 करोड़ है, वहां भी इस तरह की कंपनियां काम करती है और मदद करने की कोशिश करती हैं। टीम होहे हनान के जो बारे में जो 3 खोजी पत्रकारों ने जांच की, एक तो गुल मेगिद्दो है, रेडियो फ्रांस के पत्रकार, और हार्टेज के ओमार बेंजाकोव है। इन तीनों पत्रकारों ने खोज की और पहले पता है कि मोदी इन इजराइल, एक स्रोत उन्हें मिला कि मोदी जी जब इजराइल जाते थे तो क्या थे और ये कंपनी मोदी इन इजराइल पर क्या कर रही है। तो उन्होंने मेगिद्दो नाम के एक पत्रकार ने, नाम में शायद कुछ उच्चारण अलग हो सकते हैं, उन्होंने इस मामले में पूरे एक ऑपरेशन का रूप दिया और इस कंपनी के सीईओ के बारे में पहुंचे और कहा कि हम अफ्रीका के कुछ लोग हैं और आपसे व्यापारिक कुछ मदद चाहते हैं, हम अपने काम धंधे के बारे में जानना चाहते हैं, बताइए क्या होता है। तो इस तरह उन लोगों ने इस कंपनी में, इस इजराइल की कंपनी में टीम होहे में प्रवेश किया और लगातार कई घंटे उन्होंने उनसे बातचीत की और पता चला कि ये लोग जो इसके प्रमुख हैं टीम होहे के, वो अमेरिका में प्रशिक्षण ले चुके हैं और कई मामलों में वे कार्य कर चुके हैं और उनके पास एक बहुत बड़ी टीम है और वे अपने संभावित ग्राहकों के साथ उनके कई सारे धंधे करते हैं। जैसे कि अभी मुझसे पहले दीपक पासपोर्ट जी ने बताया था कि वो लोग ईमेल हैक करते हैं, फोन हैक करते हैं और कई इस तरह के काम भी करते हैं जो आमतौर पर बड़े छुपे रूप में होते हैं। आसान शब्दों में कहें तो पेगासस जो काम करता था, ये पेगासस के काम को मल्टी डायमेंशन के रूप में करते हैं कि हम भाई हमारी दुकान में आ जाओ, हम आपके विरोधी के ईमेल भी हैकेंगे, उसके अकाउंट भी हैक कर लेंगे, सोशल मीडिया पर आपके बारे में जय जयकार भी कर देंगे, अब आपके प्रतिद्वंदी के सब बारे में दुर्भावनाएं भी फैला देंगे, मतलब थोक में हमारे पास आ जाइए, हम आपकी मदद करेंगे। और इजराइल में ऐसी कई कंपनियां हैं जो दुनिया भर में इस तरह के धंधे करती है और इजराइल में मोसाद और कुछ और कंपनियों के माध्यम से इस तरह का जाल बिछा रखा कि अगर आपको सुरक्षा चाहिए, अगर आपको साइबर सुरक्षा चाहिए, अगर आपको सीमा पर सुरक्षा चाहिए, अगर आपको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये एक पहलू कि इजराइल में इस तरह की कंपनियां हैं वो ये काम करती हैं। दूसरा पहलू यहां आकर चमत्कृत करने वाला है और सोच में डालने वाला है कि जब मोदी जी इजराइल जाते हैं और बार बार इजराइल जाते हैं, उनके साथ भारत के कुछ उद्योगपति भी जाते हैं, अजीत डोवाल भी उनके साथ या आगे पीछे जाते हैं, तो वे वहां की इन कंपनियों से क्या बात करते हैं। वो उन कंपनियों से कहते हैं कि आप हमारे देश में, हम प्राइवेट सेक्टर में सुरक्षा के उपकरण बनाना चाहते हैं, आप उनकी मदद कीजिए। अब सुरक्षा के उपकरण बनाने में अडानी जी और अडानी जी जैसे दूसरी कंपनियां, उन कंपनियों ने इजराइल की कंपनी से क्या समझौते किए, इस बारे में कोई जानकारी वहां है क्या? नहीं, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए कोई जानकारी पूछ नहीं सकते। अब यहां है कि क्या राष्ट्र की सुरक्षा, क्या चुनाव में मोदी जी की या बीजेपी की सुरक्षा ही राष्ट्र की सुरक्षा है? इस बात को की तरफ पूरे मामले को ले जाया जाता है कि भाई हम आपसे इतने समझौते कर रहे हैं, हम जैसे कोई कंपनी कहे कि हम आपसे साहब सिगरेट खरीदेंगे, 1 लाख सिगरेट खरीदेंगे और बदले में आप हमें 200 ग्राम गांजा अतिरिक्त दे दीजिए छुपे, तो पैसा हम गांजे का भी देंगे, उस पैसे को आप सिगरेट पर जोड़ लीजिए। तो ये कुल मिला के गलत काम करने वालों की, गलत नियत से काम करने वालों के बारे में बोलचाल की भाषा में ये तरीका होता है कि हम आपसे अच्छा भाई हम तो आपसे खरीदेंगे चावल, लेकिन आप हमको दे दीजिए हथियार। ये इस तरह की बातें होती है और इसमें अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार को, हमारे आला कमान को या हमारे देश के मुखियाओं को हमारी सरकारी एजेंसी में भरोसा है नहीं, क्योंकि अगर सरकारी एजेंसी विदेश से अगर भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या भेल इजराइल से ऐसा समझौता करेंगे कि हम देश में हथियार बनाएंगे, आप हमसे समझौता करो, तो उन कंपनियों के साथ इस तरह के समझौते नहीं हो सकते कि आप ऑपरेशन करो, बताओ कि हमारे विरोधी क्या कर रहे हैं, उनके ईमेल हैक करो। सरकारी एजेंसियां तो ये काम कर नहीं सकती, इसलिए प्राइवेटाइजेशन बहुत जरूरी है और प्राइवेटाइजेशन के भरोसे ये काम हो सकता है। पूरे मामले की बुनियाद 2 चीजों पर टिकी हुई, एक है धोखा,
और दूसरा है गोपनीयता। ये धोखा और गोपनीयता के बहाने सरकार को बेजा फायदा पहुंचाने, राजनीतिक लाभ लेने और एक तरीके से देश का धन गुप्त रूप से दूसरे देश में भेजने के काम है। अगर सुरक्षा के भारत में अलग से प्रतिरक्षा उत्पादन विभाग, जिसका काम है प्रतिरक्षा के काम में आने वाले तमाम हथियार, गोला बारूद, वाहन, इन सब का निर्माण करना, उन सब के होते हुए अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो उनके साथ मामले पे शक की गुंजाइश हो सकती है। लेकिन उन पत्रकारों को वाकई बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने ऐसी कंपनी की गोपनीयता के बारे में पता लगाया और उसे उजागर किया। जो व्यक्ति हनान है वो अमेरिका में नोरिएगा और वाशिंगटन डीसी कंसल्टेंसी फर्म में भी बहुत सारे पदों पर काम कर चुके हैं। ये गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो वहां गया नहीं, लेकिन गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में ये बात भी बताई है कि ये दुष्प्रचार और हैकिंग ऑपरेशन के मामले में ये कंपनी बहुत आगे है। और दुष्प्रचार के साथ साथ बहुविध प्रचार भी शामिल हो सकता है, जिस तरह से सोशल मीडिया अकाउंट में फेक अकाउंट खोलने का शामिल है। अगर आप इसी तरह देखेंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो ऐप है, नमो ऐप, आप अपने मोबाइल में देखिए, मेरे मोबाइल में ऐप है, तो उसमें बताएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं वे उसके बारे में सारी जानकारियां इस ऐप पर रहती है। तो मोदी जी जब चीन में जाते हैं तो चीनी भाषा में ट्वीट करता है, जब मोदी जी जर्मनी जाते हैं तो जर्मन भाषा में उनके नाम पर ट्वीट होता है। अगर वे जर्मनी में हो जर्मनी में कोई घटना होगी तो वो उसके बारे में ट्वीट करते हैं उस भाषा में। तो ऐसे कोई हमारे प्रधानमंत्री इतने बहुभाषी तो है नहीं। और इस बारे में एक व्यक्ति ने सूचना के अधिकार के माध्यम से पूछा भी कि प्रधानमंत्री मोदी जो ट्वीट करते हैं वो तो उनकी जगह या उनकी तरफ से कौन सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टिव रहता है। तो ऑफिशियल जवाब यह दिया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने सोशल मीडिया अकाउंट खुद हैंडल करते हैं, कोई और उनकी ओर से हैंडल नहीं करता। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिब्रू भाषा आती है, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को जर्मन भाषा आती है, क्या उनको चीनी भाषा आती है। तो ये सारी बातें संदेह के घेरे में। कुल मिलाकर ये जो प्रकरण हुआ है, इससे बीजेपी के बारे में लोगों को जो गलतफहमियां थी वे दूर होंगी और यह भ्रम भी दूर होगा कि जो 12 करोड़ लोग बीजेपी के सदस्य, आखिर ये क्या बात हो कि आप एक मिस कॉल दे दीजिए, मेंबर बन जाइए हमारी पार्टी। ये क्या बात है। और ऐसे मिस कॉल करके अगर कोई एक ही व्यक्ति के पास 5 फोन है और वो 5 फोन से मिस कॉल कर रहा है तो 5 मेंबर बन गए। तो इस तरह की चीजें हैं जो प्रचार और दुष्प्रचार दोनों के काम आती है और सामने वाले व्यक्ति के प्रचार में बाधा डालने के काम भी आती है। राजीव जी बहुत सारी बातें, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप यहाँ रख रहे थे। और कैसे काम करता है ये पूरा का पूरा जो बॉट्स जिसकी बात हो रही है, और साथ साथ यहाँ हम समझने की कोशिश ये भी कर रहे हैं कि ये जो खुलासा हुआ है टीम होहे, ये किस प्रकार काम करती है ये टीम और कैसे खुलासा हुआ और इसकी चिंता क्यों जायज है, क्यों वाजिब है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। समय लगभग खत्म हो चुका है और क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा प्रेम कुमार जी आपसे। प्रेम कुमार जी, क्या सवाल बहुत, अगर कहें तो बहुत आसान सवाल, लेकिन जवाब शायद मुश्किल हो सकता है, ये कि क्या सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? अदानी, बीबीसी, पैगासस, नोटबंदी भी एक घोटाला है, ये आरोप है राहुल गांधी का, जीएसटी, कोरोना काल में जो कुछ हुआ और उसके बाद भी जीत एक ही पार्टी की और 2024 में भी हम ही जीतेंगे और कई चुनावों से पहले ये कह दिया जाता है कि सरकार हमारी ही बनेगी। तो ऐसे ही चलता रहेगा, हम ऐसे ही बातें करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे और रिजल्ट जो है, और जितना कुछ भी कर लीजिए, सर्वे हम भी किए थे, आप याद कीजिए जब 5 राज्यों के चुनाव थे और खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो सरकार बदलती हुई दिख रही थी, लेकिन वही उतनी ही सीटें आई जितने के दावा कर रही थी बीजेपी। क्या ये सब कुछ वही होहे या पैगासस या कुछ और, ये सब, और साथ में ईवीएम, चुनाव आयोग, और हम ऐसे ही कहेंगे? और सवाल मेरा वही रहेगा कि क्या ऐसे ही चलता रहेगा? राजीव जी,
जो चीजें हो रही हैं, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी तब से लेकर के बीते 8 साल में, इसके बावजूद कि एक तरफा चुनाव भी जीते गए हैं और बीजेपी मजबूती से राजनीतिक रूप से खड़ी भी हुई है और विपक्ष कमजोर भी हुआ है, लेकिन परिस्थिति बदली है, परिस्थिति बदलती रही है और जो झूठ का पर्दाफाश हो रहा है अब भी उस स्तर पर उस तरीके से सामने नहीं आ रहा है कि जनता उद्वेलित हो जाए। तो जनता उद्वेलित हो जाए इसके लिए जो पर्दाफाश होना है, करना है, अभी विदेश के अखबारों में चीजें आ रही हैं, हमारे देश में अभी नहीं आ रही कि हमारे देश के पत्रकार भी कुछ खोज कर निकालें, वो चीजें नहीं हो रही, नहीं हो पा रही। तो ऐसी स्थिति में ये तो हम नहीं कह सकते कि चीजें कुछ नहीं हो रही हैं, लेकिन चूंकि सत्ता का जो घमंड होता है, सत्ता का जो नशा होता है, तो वो खुद ब खुद अपना दुश्मन भी तैयार करता है। चूंकि ये सारी जो गलत काम हो रहे हैं, कुकृत्य हो रहे हैं, इस कुकृत्य से आफ्टर ऑल हिंदुस्तान की जनता पर ही तो बुरा असर पड़ रहा है। कांग्रेस, दूसरी विपक्ष की पार्टियां, वो सब भी हिंदुस्तान का ही तो हिस्सा हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि राजनीतिक पार्टी निराशा में जा रही, जनता भी निराशा में जा रही। भारतीय जनता पार्टी खुद जो सत्ता में है, पेगासस का इस्तेमाल क्या उनके अपने लोगों के खिलाफ नहीं हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित अपने, जो वास्तव में उनके अपने नहीं रहे होंगे? नौकरशाहों के खिलाफ हुआ, जुडिशियरी के खिलाफ हुआ, एक्टिविस्ट के खिलाफ हुआ, पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ हुआ। और हम जानते हैं, हम लोगों ने सुना था, तो बहुत शुरुआत में बात हमें पचने में टाइम लगी बहुत लोगों को, हमें तो समझ में आ रही थी कि जब उन लोगों के खिलाफ जो नरेंद्र मोदी जी की हत्या की साजिश रच रहे थे बोल करके, उनके कंप्यूटर में अमेरिका से या किसी दूसरे देश से प्रूफ डाल दिया गया, मैनिपुलेशन हो गया, और जो सारे अर्बन नक्सल बोल करके भीमा कोरेगांव मामले में जो जेल में डाले गए लोग, उस समय भी बात यही आई थी कि विदेश से यही ऐसी ही एजेंसियां रही होंगी ना, जिसने की सबूत गढ़ दिए, हमारे आपके लैपटॉप में कोई भी चाहे कुछ भी डाल दे और हम देशद्रोही हो जाए और हम जेल में चले जाएं। तो ये भी अपने ही देश की जनता के साथ हो रहा है। लेकिन जो पीड़ित वर्ग है, आज वो पीड़ित वर्ग जनता उसको का समर्थन नहीं मिल रहा है, कारण बहुत सारे हैं, लेकिन ये वर्ग बड़ा हो रहा है। अब लोकतंत्र का अपहरण हो रहा है, तो जनता अब सीधे इस बात को महसूस करेगी कि पहले भी ईवीएम हैकिंग की बात हुई थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लंदन में भी हुआ था, कुछ लोग यहाँ आए भी, लेकिन वो मामला रफा दफा हो गया था, उसकी बातें सामने नहीं आ पाई थी। तो वो सारी चीजें जमा हो रही हैं, और जो जमा हो रही हैं, जनता जिस तरीके से पीड़ित हो रही है, और पीड़ित हो रही है मतलब हर तबके में जो बेचैनी है, ये बेचैनी भी जमा होगी, और बौद्धिक तत्व, जो बौद्धिक सेक्टर जो है हमारा, जो बेचैन हो रहा है, सब मिल करके एक वातावरण बन रहा है। हाँ, वो पॉइंट नहीं आया है जिससे, जहां पर कि केमिकली हम कहते हैं कि कलर बदल गया, तो कलर बदलने वाला पॉइंट नहीं आया है, लेकिन प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, और इन प्रतिक्रियाओं का असर, वो पॉइंट जरूर आएगा। फिजिक्स की भाषा में जिसको मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं, जिसको बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हैं, वो पॉइंट जब आएगा तो परिवर्तन होगी। लेकिन प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, इस बात से इनकार हम नहीं कर सकते, ये मानना होगा, हम सब बेचैन। जी, बेचैनी बिल्कुल वाजिब है। और चर्चा हम जो अभी कर रहे थे पिछले 1.5 घंटे से, चर्चा यही कि कांग्रेस का एक बड़ा आरोप है बीजेपी के ऊपर, और वो आरोप अखबार
में छपी हुई एक खबर के आधार पर, और वो खबर यही है कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के 30 अलग अलग देशों के चुनावों को प्रभावित करने वाली एक टीम का खुलासा हुआ है, और वो पैसे लेकर के कैसे चुनावों को प्रभावित करती है। चुनावों को प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया के जितने टूल्स हैं उसको हैक किया जाता है, फेक न्यूज फैलाया जाता है, बोट्स कैसे काम करते हैं, बोट्स यानी रोबो कह सकते हैं आप, और उसके जरिए कैसे खबरें पहुंचती हैं, बातें पहुंचती हैं, इन्फ्लुएंस कैसे होते हैं, और उसके साथ साथ कुछ बातें ये भी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो ट्विटर फॉलोअर्स हैं वो कहाँ हैं, कितने परसेंट ज्यादा हैं, कितने परसेंट कम हैं, वो सब कुछ हम यहाँ रख चुके हैं। प्रशांत टंडन जी भी बता चुके हैं, और ये हमारी बात ही नहीं बल्कि जो मीडिया में ऑलरेडी है, जो आधिकारिक तौर पर है, वही बातें हम यहाँ रख रहे थे। तो इस चर्चा को और उम्मीद है कि आने वाले समय में, क्योंकि चुनाव का साल है और आज ही एक जगह यानी कि त्रिपुरा में मतदान समाप्त हुआ है, और वहां 81% से ज्यादा मतदान 4 बजे तक, अभी चूंकि इस कार्यक्रम को कर रहा हूं और मेरे पास अब आगे का आंकड़ा नहीं आया है, नहीं तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहीं ना कहीं 90% तक ये जाएगा। तो ये आंकड़ा और 90% तक जाना क्या मायने रखता है ये आप सब समझ सकते हैं। क्या वहां परिवर्तन होने वाला है, या अमित शाह जी जैसे कह रहे थे कि तीनों राज्यों में हम ही सरकार बना रहे हैं और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर नहीं होने वाला है, क्या वैसा ही होने वाला है? अगर वैसा है तो ये जो दावे किए जा रहे हैं चुनावों को प्रभावित करने वाले इजरायली कंपनी के, वो कहीं सही है क्या? पैगासस सही है क्या? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के तह तक जाने की आप भी कोशिश कीजिए अपने अपने ढंग से, लेकिन जागरूक बनिए। अपने व्हाट्सएप को, अपने ट्विटर अकाउंट को, अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को, अपने टेलीग्राम के अकाउंट को, और ऐसे जितने भी अकाउंट आप रखे हुए हैं उनकी जांच पड़ताल जरूर कीजिए। और जैसा प्रशांत टंडन जी भी अभी कह रहे थे और हमारे 2 साथी बता भी उसको उनकी बात को, क्योंकि आज ही एक खबर और आई है। खबर यह है कि एक अभिनेत्री की शादी हुई है और उस अभिनेत्री के बारे में चर्चा आम है, और उनका पूरा जो पुराने फोटोग्राफ्स बाकी आप लोगों के अलग अलग हैंडल के जरिए आप लोगों तक पहुंच चुके हैं। तो चलती रहेंगी खबरें ऐसी, और आप लोग ध्यान से अपनी रक्षा खुद कीजिए, और कुछ भी शेयर करने से पहले अपने परिवार, अपने बाकी फोटोग्राफ्स और ये सब जो यहाँ गए वहाँ गए, ये घूम रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो आप लोग डालते हैं उससे पहले सचेत रहिए कि क्या कुछ कर रहे हैं आप। ये ज़्यादा ज़रूरी है। फूल डालिए, नेचर डालिए, अपनी फोटो मत डालिए तो ज़्यादा बेहतर है। खैर, बहुत धन्यवाद देता हूं प्रशांत टंडन जी, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, प्रेम कुमार जी, दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी डिस्कनेक्ट उनको होना पड़ा क्योंकि उनका वीडियो बाद में नहीं आ रहा था, लेकिन चर्चा बहुत गंभीर थी और ये चर्चा आगे जारी रहेगी, ये तय मानिए, क्योंकि इस बारे में चर्चा लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम और आप जो वोटर्स हैं, देश की जनता हैं, नागरिक हैं इस देश के, हमको ये चर्चा जरूरी है, करना चाहिए, वाजिब है। और आप तमाम लोग जो चर्चा यहाँ कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं आप लोग। मैं देख रहा हूँ लगातार असलम चिश्ती जी लिख रहे हैं कि डीबी लाइव पर आने वाले सारे पत्रकार बधाई के हकदार हैं, जो सरकार की गलत नीतियों पर सरकार की से आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। और भरत कर्ष का कहना है बीजेपी हटाओ देश बचाओ। सुमित नरखड़े कह रहे हैं एक्सीलेंट चर्चा, एक्सीलेंट पैनलिस्ट, एक्सीलेंट टॉपिक, एक्सीलेंट विश्लेषण, वेल डन, थैंक यू वेरी मच। प्रयाग पारगी हमारे साथ में। प्रदीप पात्रे हैं, कह रहे हैं इफ डेमोक्रेसी इज टू बी सेव्ड देन इलेक्शंस शुड बी डन थ्रू बैलेट पेपर। अगर डेमोक्रेसी को बचाना है तो बैलेट पेपर से चुनाव करना होगा, प्रदीप पात्रे जी कह रहे हैं। और प्रमोद कुमार जी भी हमारे साथ हैं। प्रमोद कुमार जी कह रहे हैं कि मोदी की सुरक्षा ही देश की सुरक्षा है, ऐसा बीजेपी द्वारा देश पर थोपा जा रहा है। रफीक मुजावर हैं हमारे साथ, संघ अनरजिस्टर्ड है मतलब असंवैधानिक भी है। और आतिया सुल्तान जी कह रहे हैं
असलम चिश्ती जी के लिए लिख रहे हैं, आई एम इन हैदराबाद एंड वॉन्ट बी एबल टू ट्रेवल सो सून। ये कह रहे हैं आतिया सुल्तान जी। और गुलशन गुलाटी जी कह रहे हैं, टुडेज डिबेट फॉर फर्स्ट टाइम आई फॉरवर्डेड टू माय फैमिली ग्रुप ऑफ अबाउट मोर देन 100 मेंबर्स टू नो देयर ओपिनियन। थैंक यू वेरी मच गुलशन गुलाटी जी। और आपका ये सहयोग जो है, इसको सहयोग ही कहूँगा, क्योंकि आप इतने लोगों के बीच लिंक शेयर करते हैं और हमारी इस चर्चा को आप आगे बढ़ाते हैं। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया अदा करता हूं गुलशन गुलाटी जी आपको। नागेश गुंडप्पा जी हैं हमारे साथ, कह रहे हैं थैंक्स राजीव जी फॉर टुडेज डिस्कशन एंड गुड इन्फॉर्मेशन टू व्यूअर्स। थैंक यू वेरी मच। ओम प्रकाश तिवारी जी कह रहे हैं कि जो डर गया वो मर गया, हम वही कहेंगे जो हमें कहना है। जी बिल्कुल। जगमोहन सिंह जी कह रहे हैं थैंक्स फॉर नाइस डिस्कशन। जगमोहन सिंह जी आपको भी धन्यवाद कि आप जुड़े, अपनी बात आपने रखी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और राज हैं, कह रहे हैं कि एक बात तो निश्चित है कि यदि कांग्रेस से 2022 में कोई चूक हो गई तो दोबारा केंद्र की राजनीति में आना मुश्किल हो जाएगा। 2022 की बात करें। अभिमन्यु नायक जी कह रहे हैं कि राजीव सर नमस्कार, लेट वी शुड कॉल बीजेपी गवर्नमेंट एज फर्जी सरकार। अब आपको बार बार प्रणाम, जय हिंद, थैंक्स ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच राजेश आर्या जी, आपको भी। और बद्रीनाथ खटारे हैं जो कह रहे हैं पुअर वुमन बिल्किस बानो की बात उनको याद कर रहे हैं। और हसमुद्दीन कह रहे हैं 2024 में भाजपा आएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा राजीव सर जी, जनता को जागरूक होना पड़ेगा, कह रहे हैं जनता को जागरूक होना पड़ेगा। सुमित चक्रवर्ती भी हैं, बीजेपी का मतलब बाबा झूठ फैलायो, कह रहे हैं सुमित चक्रवर्ती जी। जगमोहन रावत जी कह रहे हैं इस बार मेरा वोट संविधान बचाने के लिए होगा, ये कह रहे हैं जगमोहन रावत जी। अप्रतिम धर का कहना है गुड इवनिंग राजीव जी, प्लीज कंडक्ट अ प्रोग्राम ऑन ईवीएम प्लीज। ईवीएम पे भी आज भी मैं चर्चा छेड़ तो रहा था ईवीएम पे, लेकिन उससे बड़ी बात यहां ऑलरेडी हो गई है, इसलिए ईवीएम की चर्चा उतनी नहीं हुई, लेकिन करेंगे हम ईवीएम की चर्चा भी करेंगे। यूनियन ऑफ लोकल्स जी बिल्कुल। जस्सी चौहान जी कह रहे हैं गोदी मीडिया की सबसे ज्यादा भूमिका है माहौल खराब करने के लिए। तो ऐसी खबरें, ऐसी बातें बिल्कुल आप लोग जो लिखते हैं, जैसे कैलाश जाटवा जी कह रहे हैं कि हम टीवी के समाचार तो देखते नहीं, जो भी जानकारी मिलती है आपके चैनल के माध्यम से ही मिलती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कोशिश हमारी यही रहती है कि जनता को जागरूक करने की कोशिश करें, जो कुछ है, जो छिपाया जा रहा है उसको बाहर लाया जाए। हमारा यही मकसद है। हमारा मकसद कोई एजेंडा चलाना नहीं, जो भी बात है बिना लाग लपेट के टू दी पॉइंट बात करना, वही करने की कोशिश करते हैं। प्रीतम दुग्गल साहब का कमेंट मिल गया है, कह रहे हैं कि ये जो सारे प्रकरण सामने आ रहे हैं चौंकाने वाले तो हैं, मगर राजनीति में मुमकिन है। देखिए मोदी जी पहले ही कह चुके हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। अफसोस इस बात का है कि जनता में जागरूकता नहीं दिख रही है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि जनता को जागरूक होना होगा। आपका जो आखिरी सेंटेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनता में जागरूकता नहीं दिख रही है। अभी भी जो लड़ाई है, देखिए अभी हमारे साथी एक प्रेम कुमार जी थे, वो कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, डिबेट ये कराए जा रहे हैं। मैं भी देखता हूं कुछ डिबेट्स में पहले, आज नहीं बल्कि आज से 5-6 साल पहले मैं भी कुछ ऐसे ही सो कॉल्ड नेशनल चैनल्स के डिबेट में जाया करता था, और वहां पहले से सब कुछ प्लान्ड वे में होता है कि किसको क्या बोलना है। अगर आप नेगेटिव बोलेंगे तो नहीं जी, कल से आप नहीं बुलाए जाएंगे, सब कुछ होता है। बाहर अगर डिबेट हो रहा है तो कुछ लोगों को हो हल्ला करने के लिए बुलाया जाता है, कुछ लोगों को पैसे तक दिए जाते हैं कि आपको बीच बीच में ये नारे लगाने हैं, और वही सब कुछ हो रहा है। तो ऐसे करके एक ओपिनियन बिल्डअप किया जाता है। ये ओपिनियन बनाना और लोगों के बीच जा करके बनाना, ये भी एक खेल चल रहा है जिसमें मीडिया भी बहुत बड़ा, मीडिया का रोल है और दोषी भी है मीडिया, मेरी नजर में ये दोषी है। तो प्रीतम दुग्गल साहब आपकी बात बिल्कुल सही है। रमेश मरवाते का कहना है कि बीजेपी और अंध भक्तों को भगाओ, कांग्रेस लाओ, लोकतंत्र बचाओ, ये कहना। महावीर सैनी जी गुड नाइट कह रहे हैं। और ऐसे गयास खान कह रहे हैं आई एम सिंस बिगिनिंग सेइंग दैट अपोजिशन शुड बायकॉट इलेक्शंस बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट सीरियस अबाउट इट। जी बिल्कुल गयास खान जी, अपोजिशन को इसमें बहुत
बहुत एग्रेसिवली आगे आना होगा और उनको चाहे वो बैकआउट करें, चाहे आंदोलन करें, कुछ और करें, लेकिन करना पड़ेगा। उसके बिना नहीं होने वाला है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बातों में दम है। बद्रीनाथ खटारे भी हमारे साथ हैं, कह रहे हैं कि दुशासन सबक सिखाया ना। और रफीक मुजव्वर साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री विदेश में जाकर कहते हैं मैं बापू और बुद्ध के देश से आया हूं, कभी विदेश में मैं गोडसे, गोलवलकर और हेडगवार के देश से आया हूं कहने की हिम्मत नहीं दिखाएंगे क्या? हिम्मत भी दिखाएंगे क्या, ये कह रहे हैं। और रफीक साहब और शीला जैन जी का कहना है सारे अवगुणों से भरी सरकार के पाप का घड़ा भर चुका है, जनता ही सब एक हो जाए तो बड़े बड़े तीसमार खां को हटा सकते हैं। जनता को जागरूक होना होगा, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जो आप कह रही हैं शीला जी। और जावेद इकबाल जी जा चुके हैं। ऐसे बहुत सारे साथी, ललन प्रसाद जी कह रहे हैं पदयात्रा का असर ऐसा है कि सारी दुनिया में विसल ब्लोअर और खोजी पत्रकार मोदी की कब्र खोद दिए, कह रहे हैं। स्मोकी ब्लॉग्स कह रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ऐसे ही महेंद्र कुमार जी कह रहे हैं कि केकड़े नाश बुद्धि सब नाश जाए तो कोई। और संजय सिंह हैं, राहुल गांधी इज लास्ट होप फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। आसिफ सिद्ध हमारे साथ बने हुए हैं ही। राजेश सिंह बने हुए हैं हमारे साथ में। प्रमोद कुमार बने हुए हैं। प्रमोद कुमार कह रहे हैं जनता विपक्षी पार्टियों में मोदी को टक्कर देने वाला नेता खोज रही है लेकिन कोई मिला नहीं। आसिफ सिद्ध जी कह रहे हैं कि राजीव सर मेरा देश एक दिन सही राह पकड़ेगा, इंशाअल्लाह हालत बदलेगी और हमेशा प्यारा भारत एक मजबूत और महान भारत बनेगा, बस बदलाव जरूरी है, कह रहे हैं। और रामलाल मेव का कहना है आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और सलाम करता हूं जी, आपको भी सलाम करता हूं। और राजेश सिंह का कहना है कि सिचुएशन टू यूपी, उत्तराखंड और गुजरात में सिचुएशन जो है वो यूपी, गुजरात और उत्तराखंड में बीजेपी का बहुत खराब था, लेकिन रिजल्ट देखिए गोदी मीडिया का ओपिनियन पोल बहुत सटीक निकला। जी, ये सब भी समझने की जरूरत है कि कैसे ओपिनियन पोल और जो ये पोल हैं, एग्जिट पोल, वो कैसे सटीक हो जाते हैं। गिरजा प्रसाद सिंह कह रहे हैं तड़ीपार इस इजरायली कंपनी से साठगांठ कर लिया है। सबके अपने विचार, जैसे जिनके विचार हैं उसी ढंग से आप लोगों के बीच रखता हूं। मेहताब जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। रफीक मनोज कपूर आई अग्री, शीला जैन जी लिख रहे हैं। और जस्सी चौहान हमारे साथ बने हुए हैं। 9 साल से रफीक मुजव्वर जी कह रहे हैं 9 साल से देश की मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया पर सिर्फ चलिए खैर। और मेहताब कह रहे हैं थैंक यू राजीव जी, गुड नाइट। गुड नाइट की बात हो रही है। ओम प्रकाश जी महाराष्ट्र से बीजेपी का डब्बा गोल है, कह रहे हैं ओम प्रकाश तिवारी जी। सज्जन झा हैं जो कह रहे हैं कि नमस्कार ऑल पैनलिस्ट को नमस्कार। आभा की क्लास का कहना है सारे पार्टी अगर एक हो जाएं तो उसी समय बीजेपी सत्ता से अलग हो जाएगी। मोहम्मद शरीफ। राजीव श्रीवास्तव जी कह रहे हैं जब यह भ्रष्ट नेता खत्म नहीं होंगे जब तक कुछ नहीं होगा राजीव जी, हर व्यक्ति गद्दी की तलाश में है। और अली वाहिद खान जय जवान जय किसान कह रहे हैं। और पुखराज श्रीवास का कहना है बीजेपी के रहते संविधान खतरे में है। तो दोस्तों इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहता हूं। अबरार अहमद जी कह रहे हैं कि जनता जागरूक होती तो बीजेपी नहीं जीतती जाती, जनता का माइंड वॉश कर दिया गया धर्म के नाम पर। जी, माइंड वॉश किया गया है धर्म के नाम पे। और प्रीतम दुग्गल साहब कह रहे हैं कुछ दिन पहले आज तक पर अंजना ओम कश्यप एक प्रोग्राम कर रही थी और सुप्रिया श्रीनेत और सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी से थे तो लगा कि दर्शक बायस्ड थे, सुप्रिया से ही सवाल कर रहे थे। आप सही हैं राजीव जी। प्रीतम दुग्गल साहब, यही सब चल रहा है जो मैं कह रहा हूं, अंदर खाने में यही सब चलता है और इस बात को समझने की जरूरत है। ओपिनियन बनाया जाता है। खांडू सिंधे हैं कह रहे हैं आने वाली पीढ़ी के बच्चे जरूर पूछेंगे कि एक ही मूर्ख को 2 बार किन मूर्खों ने चुना था। राजेश कुमार दास कह रहे हैं ईवीएम को
हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। और कैलाश त्रिवेदी जी कह रहे हैं डीबी लाइव जिंदाबाद, सत्यता का प्रतीक चैनल जिंदाबाद, थैंक यू वेरी मच। और सुरेश गायकवाड़ जी, नोबडी एक्सेप्ट बीजेपी कैन विन इलेक्शन बाय ईवीएम, आई डॉट टू एवरीबडी हु डोंट टॉक अबाउट ईवीएम। इनको डाउट है कि क्यों नहीं लोग ईवीएम के बारे में बात करते हैं, और ईवीएम से बीजेपी ही चुनाव जीत सकती है और कोई पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती है। और महताब हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। सलीम सराना हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, साइकोलॉजिस्ट, उच्च कोटि के पढ़े लिखे लोग एक अनपढ़ 8वीं पास को पसंद करते हैं और देश को अमेरिका बनाना चाहते हैं। मोहम्मद शरीफ है हमारे साथ, जो कह रहे हैं 2 हाथ से 50 लोगों को नहीं मार सकते, लेकिन 2 हाथ जोड़कर करोड़ों लोगों का दिल जीता जा सकता है। राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं। मोहम्मद शरीफ के साथ मोहम्मद नियाज खान भी हमारे साथ ऑनलाइन किया जाए वोटिंग, और विजय कोमल हैं, गुड नाइट कह रहे हैं। और ओम प्रकाश तिवारी जी, मोदी जी आप पर विशेष कृपा करेंगे कह रहे हैं। तो तमाम दोस्तों, प्रदीप दास जी कह रहे हैं कि जनता को जागरूक होना होगा, जनता को जागरूक होना होगा। ये जनता है या कुंभकर्ण जो जागने का नाम ही नहीं ले रही है। सलीम सराना, सब कुछ तय है, चुनाव आयोग और संघी मानसिकता वाले नौकरशाही मिले हुए हैं। और मूलचंद सिंह, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। और खान वाहिद हैं, अपोजिशन को यूनाइट होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें आप लोगों की आ रही हैं। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना चाहूंगा और कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा कुछ ऐसी खबरों के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते